हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकलव्य स्नातक। मैं हूं सचिन। आज मैं आप सभी को हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1858 टू 1947 बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 6 का जो आपका सब्जेक्ट है इंग्लिश मीडियम में इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स करवाने वाला हूं। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जहां से आपका पेपर बनता है वो करवाने वाला हूं। और ध्यान रखिएगा, आपको मैं फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ नोट्स भी देने वाला हूं। आपको किसी को 1 रुपया नहीं देना पड़ेगा और पूरे का पूरे प्रीमियम नोट्स आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। अगर आपकी कोई क्वेरी होती है तो आप इंस्टा पे मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। यूजर नेम आप सभी के सामने दिया हुआ है। आपको नोट्स कहां पर मिलेंगे? नोट्स आपको दिए जाएंगे टेलीग्राम ग्रुप में। तो आपको हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वो ज्वाइन कर लेना है @एकलव्य स्नातक 1। ठीक है, ये यूजर नेम है। यहाँ पे आपको लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स मिलते रहेंगे, वीडियो के लिंक मिलते रहेंगे और सबसे इंपॉर्टेंटली आपको पीडीएफ नोट्स मिलते रहेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले सिलेबस डिस्कस करता हूं आपके साथ में। यूनिट 1 है आपकी सोशल इश्यूज एंड रिफॉर्म मूवमेंट्स। ठीक है, जो कि आप देख सकते हो उसके अंदर के टॉपिक्स आपके लिखे हुए हैं। फिर है आपके यूनिट 2 इकोनॉमी अंडर द कॉलोनियल स्टेट। ठीक है, ड्रेन ऑफ वेल्थ, मॉडर्न इंडस्ट्रीज, इंडियन कैपिटलिस्ट क्लास। फिर उसके बाद अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़े तो यूनिट 3 आती है नेशनलिस्ट पॉलिटिक्स। ठीक है, इसमें आप महात्मा गांधी वगैरह के बारे में पढ़ते हैं। फिर यूनिट 4 आती है अदर करेंट्स इन नेशनलिज्म। ठीक है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, लेफ्ट जो आपका लेफ्ट विंग है, सुभाष चंद्र बोस एंड ऑल, ये आ जाता है। फिर लास्ट यूनिट है आपकी टुवर्ड्स फ्रीडम, ओवरव्यू ऑफ द ग्रोथ ऑफ कम्युनल पॉलिटिक्स और फ्रीडम एंड पार्टीशन। ठीक है, तो ये आपका ओवरऑल सिलेबस है जो मैंने आपको दिखाया। मैं आपको वो टॉपिक्स और वो क्वेश्चंस करवाने वाला हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट मोमेंट पे आपको पढ़ने और आपका काम बन जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला जो आपका टॉपिक है वो है ब्रह्मो समाज। ब्रह्मो समाज से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आए हैं। आज से पहले भी ये नाम से पेपर होता था बट थोड़ा सा टाइटल अलग था। ये आता था टॉपिक ब्रह्मो समाज के ऊपर। तो इसमें क्या है, राजा राम मोहन रॉय जी के बारे में हम पढ़ते हैं। द हीरो ऑफ चेंज, इन्होंने बहुत बड़ा चेंज लाया सोसाइटी में। द मैन हु हेल्प्ड इंडिया स्टेप आउट ऑफ ओल्ड थिंकिंग, पुराने विचार छोड़कर आगे बढ़ो, इसलिए इनको फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। ही लिव ड्यूरिंग अ टाइम, जिस टाइम पे ये थे जहां बहुत पुराने और रॉन्ग कस्टम्स फॉलो होते थे, ये उनके अगेंस्ट खड़े हुए। ठीक है, और इन्होंने आवाज उठाई। तो व्हाट डिड ही बिलीव? सो राजा राम मोहन रॉय मानते थे देयर इज ओनली वन गॉड, जिसको हम मोनोथीज्म कहते हैं। ये मानते हैं कि सिर्फ भगवान एक ही होते हैं। पीपल शुड नॉट फॉलो ब्लाइंड रिचुअल्स और सुपरस्टिशंस, अंधविश्वास पे बिल्कुल भी हमें मतलब नहीं चलना चाहिए। इंडियंस शुड लर्न मॉडर्न सब्जेक्ट्स लाइक साइंस, इंग्लिश एंड न्यू आइडियाज, कि हमें नए नए सब्जेक्ट्स को समझना चाहिए। साइंस वगैरह, इंग्लिश वगैरह ये सब भी पढ़ना चाहिए, हमें सिर्फ रिलीजियस बातें नहीं पढ़नी चाहिए। वॉट डिड ही फाइट अगेंस्ट? सो वो ब्रेवली सती प्रथा, ठीक है, जिसको सती सिस्टम भी कहा जाता था, जहां पे एक बहुत ही टेरिबल प्रैक्टिस थी, बर्निंग ऑफ विडोज। विडोज जिसको आप विधवा कहते हो। तो मान लो अगर किसी का पति मर गया तो उसकी पत्नी को जला दिया जाता था। चाइल्ड मैरिज बहुत ज्यादा थी उस टाइम पे, बच्चों की शादी कर दी जाती थी। आइडल वर्शिप बहुत ज्यादा होती थी और यूजलेस रिचुअल्स और ब्लाइंड बिलीफ्स, अंधविश्वास और यूजलेस बहुत सी ऐसी चीजें होती थी जिसके अगेंस्ट ये खड़े हुए और इन्होंने आवाज उठाई। फिर है व्हाट डिड ही डू, आखिर उन्होंने क्या किया? सो स्टार्टेड न्यूज़पेपर्स टू स्प्रेड नॉलेज, से इन्होंने न्यूज़पेपर वगैरह में लिखना स्टार्ट किया। फॉट फॉर द फ्रीडम ऑफ प्रेस, प्रेस की फ्रीडम के लिए इन्होंने अपने लिए ये कहते हैं ना कि प्रेस जो है वो फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी है, मीडिया वगैरह, तो उसके लिए आवाज उठानी पड़ती है क्योंकि सेंसरशिप बहुत होती थी उस टाइम पे। ट्राइड टू इम्प्रूव पॉलिटिक्स एंड द वे कंट्री वॉज रन, जैसे पॉलिटिक्स में चल रहा था उसमें ये खुश नहीं थे, इंप्रूवमेंट चाहते थे। स्पोक आउट फॉर विमेन्स राइट्स, विमेन्स के लिए इन्होंने आवाज उठाई, इक्वालिटी के लिए आवाज उठाई। फिर आता है आत्मीय सभा। 1814 में उन्होंने और उनके कुछ दोस्तों ने मिलकर एक ग्रुप बनाया कैलकाटा में, जिसको आत्मीय सभा नाम से जाना जाता है। अब ये जो आत्मीय सभा नाम से जो ग्रुप बना था, ये क्यों बनाया गया था? न्यू आइडियाज यहाँ पर डिस्कस होते थे और जो रॉन्ग ट्रेडिशन है उस पर सवाल उठाए जाते थे। ड्रीम ऑफ अ बेटर इंडिया, इंडिया को कैसे अच्छा बनाया जा सकता है, वो सारी बातें इसमें रखी जाती थी। प्रिंसिपल्स ऑफ ब्रह्मो समाज, ब्रह्मो समाज जो इन्होंने एक सोसाइटी है जो बनाई, इसमें क्या था? वन ट्रू गॉड, ये कहते हैं कि एक ही गॉड होता है जो पूरे यूनिवर्स का क्रिएटर है। दिस गॉड इज फुल ऑफ इन्फिनाइट पावर, भगवान में बहुत ताकत होती है, विजडम है, लव है, प्यार है, भगवान बहुत काइंड होता है। सो ही टेक्स केयर ऑफ एवरीथिंग एंड एवरीवन, भगवान जी जो है वो सबका ध्यान रखते हैं, सबके लिए एक ही भगवान है, ऐसा नहीं है कि सबका अलग अलग है। तो ऐसा ही कहते हैं, ऐसा मानते हैं। फिर है सोल लिव्स फॉरएवर, सोल जिसको आप कहते हो आत्मा,
ये कहते हैं आत्मा कभी मरती नहीं है। एवरी पर्सन हैज अ सोल दैट नेवर डाइज। हम सभी के अंदर एक सोल होती है जो कभी भी नहीं मरती है, वो हमेशा जिंदा ही रहती है। सो आवर सोल्स कैन कीप ग्रोइंग एंड इम्प्रूविंग फॉर एवर। हमारी जो सोल्स है वो हमेशा इंप्रूव होती रहती है, कभी मरती नहीं है। वी आर ऑल आंसरेबल टू गॉड फॉर वट वी डू, गुड और बैड। हम अगर आज कुछ गलत या सही करेंगे तो उसके लिए हमें भगवान को जवाब देना है एक दिन, ठीक है। चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, भगवान सवाल पूछेंगे। नो आइडल वर्शिप। राजा राम मोहन रॉय और जो इनका ब्रह्मो समाज था वो कहते हैं आइडल वर्शिप मत करो, डोंट वर्शिप पीपल और मैन मेड थिंग्स एज गॉड। एक तो ये खुद से आप चीजें बना के बोल रहे हो कि ये भगवान है, तो ये चीज के ये अगेंस्ट थे। गॉड डजंट नीड मिडल मैन। ये कहते हैं कोई बीच में पुजारी महात्मा की जरूरत नहीं है, वो खुद डायरेक्टली हमारी आत्मा से बात कर सकते हैं, ध्यान लगाओ तो आपको किसी मीडिएटर की जरूरत नहीं है। सो नो नीड फॉर प्रोफेट्स, होली बुक्स। आपको कोई ऐसी ग्रंथ, किताबें, पंडित, मौलवी की जरूरत नहीं है। ट्रूथ इज द ओनली रिलीजन। वो कहते हैं हमेशा सच बोलो। ब्रह्मो समाज के लोग ये बताते हैं कि बहुत जरूरी है आप सच बोलो, आप सभी की रिस्पेक्ट करो, बट ओनली एक्सेप्टेड टीचिंग्स दैट मैच्ड व्हाट गॉड टेल्स आवर सोल। So books like वेद और होली टेक्स्ट आर रिस्पेक्टेड ओनली इफ देयर मैसेज आर ट्रूथफुल एंड काइंड। हमारे वेदों में और जो अदर रिलीजन्स की होली टेक्स्ट हैं उनमें जो चीजें अच्छी हैं उसको ब्रह्मो समाज ने एक्सेप्ट भी किया है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सारी चीजों को ही रिजेक्ट कर दिया है, तो जो अच्छी चीजें हैं उसको एक्सेप्ट भी किया है। रिलीजियस रिफॉर्म्स बाय राजा राम मोहन रॉय। तो एक तो ये मैंने मोनोथीज्म वाला आपको बता ही दिया है। राजा राम मोहन रॉय ने इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, उपनिषद सब कुछ पढ़ा था। सब पढ़ के उनको एक ही चीज समझ आई, भगवान एक ही है, तो उन्होंने मोनोथीज्म का मैसेज पूरे सोसाइटी को दिया। ही ऑल्सो टॉट दैट, उन्होंने एक चीज और बताई कि वी ऑल आर इक्वल, वी शुड ट्रीट ईच अदर लाइक ब्रदर्स। हमें भाई बहनों की तरह रहना चाहिए। नो मैटर आपका रिलीजन क्या है, आपका बैकग्राउंड क्या है, पर आपको भाई बहन की तरह रहना चाहिए सभी को। यूनिटी थ्रू ब्रह्मो समाज। सो राजा राम मोहन रॉय ने अपना ब्रह्मो समाज नाम से जो एक ऐसी एक ग्रुप, एक एसोसिएशन ये जो बनाई, जहां हर कोई आके ज्वाइन कर सकता था, उसका रिलीजन, उसकी कास्ट कुछ भी हो। सो इट हेल्प पीपल फ्रॉम डिफरेंट रिलीजन लिव टुगेदर। यहाँ पे अलग अलग रिलीजन के लोग साथ में आके बातें करते थे, बैठते थे, अपने आइडियाज को एक्सचेंज करते थे। ये सब है। अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो है महात्मा ज्योतिबा फूले। ज्योतिबा फूले, और ये देखो, ये मैं एक तरीका आपको और बता देता हूं। मैं आपको ब्रह्मो समाज पीछे बता चुका हूं, वेट एक सेकंड। मैंने आपको देखो ब्रह्मो समाज बताया है, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पे फूले जी के बारे में बताऊंगा, उसके बाद मैं आपको अंबेडकर जी के बारे में भी बताऊंगा। तो हो सकता है तीनों पे अलग अलग भी आए, अलग अलग हो सकता है सारे ये एक साथ आ जाए। सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म नाम से भी ये क्वेश्चन आ सकता है, तो आप दोनों के लिए रेडी रहिएगा। आएगा तो पहला ही क्वेश्चन आएगा, तो आप इस चीज के लिए प्रिपेयर रहना। सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म का एक बड़ा क्वेश्चन आने के ज्यादा चांसेस है वैसे, इसीलिए मैं आपको टॉपिक बाय टॉपिक करवा रहा हूँ सारे, ठीक है। तो महात्मा ज्योतिबा फूले जो थे उनके बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो ये जो फोटो आप देख रहे हो ये ज्योतिबा फूले जी हैं। इनका पूरा नाम था महात्मा ज्योति राव गोविंद राव फूले। इनका जन्म हुआ था पुणे महाराष्ट्र में। कास्ट से ये माली थे, जिसको कुंभी भी कहा जाता है। कास्ट जो है ये शूद्र मानी जाती थी उस टाइम पे, लोअर कास्ट मानी जाती थी जिस टाइम पे इनका जन्म हुआ था। जो सोसाइटी थी वो बहुत ऐसा कास्ट सिस्टम में बिलीव करती थी। सो 19th सेंचुरी के ये थे, 1827 से 1890 तक ये जिए। तो इन्होंने कास्ट जो ये डिस्क्रिमिनेशन है इसके अगेंस्ट बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी है। दैट्स वाई सोशल रिफॉर्मर्स में इनका नाम आता है। सो व्हाट वाज हैपनिंग इन द सोसाइटी, कास्टिज्म अपने पीक पर था 19th सेंचुरी में। जिस टाइम ज्योतिबा फूले की बात हम करते हैं, अपर कास्ट के जो लोग होते थे वो खुद को अपने आप को सुप्रीम मानते थे। लोअर कास्ट हैड नो एजुकेशन, उनको एजुकेशन का राइट नहीं था। डिग्निटी और बेसिक राइट्स, कोई उनको जीने का राइट नहीं था, कोई बेसिक राइट्स उनको नहीं मिले हुए थे। फूले हिमसेल्फ फेस्ड कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। जो ज्योतिबा फूले हैं उन्होंने खुद बहुत सारे कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को फेस करा, जो जातिगत भेदभाव होता है। व्हाट डिड फूले डू, फूले ने क्या किया, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट फाइट लड़ी। ब्राह्मणिकल डोमिनेंस, जो ब्राह्मण्स होते थे उस टाइम पे, जो अपने आप को अपर कास्ट मानते हैं, तो इन्होंने उनके अगेंस्ट लड़ाई लड़ी। रिलीजियस हिपोक्रेसी, जो लोग बताते हैं कि भाई रिलीजन में ये करो वो करो, तो उसके अगेंस्ट ये लड़े। पैट्रियार्की के अगेंस्ट ये लड़े। वो कहते हैं कि ये जो पैट्रियार्की है लड़कों को ही बस इंपॉर्टेंस दी जा रही है, लड़के ही एजुकेशन ले रहे हैं, लड़के ही सब कुछ कर रहे हैं। सो दिस इज नॉट गुड। लड़कियों को भी वो राइट मिलना चाहिए सब कुछ करने का।
सपोर्टेड एजुकेशन फॉर ऑल, कहते हैं कि विमेन एजुकेशन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, स्पेशली लोअर कास्ट विमेन्स, अगर वो पढ़ेंगे नहीं तो आगे कभी नहीं बढ़ पाएंगे। सोशल इक्वालिटी इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, एवरीवन शुड बी ट्रीटेड विद डिग्निटी, सबको आप अच्छे से ट्रीट करो, कोई सोसाइटी में बड़ा छोटा नहीं होता है, ये इन्होंने मैसेज दिया। इन्होंने एक बुक लिखी थी अपनी, जो कि आप सामने देख पा रहे होंगे, इस बुक का टाइटल है गुलामगिरी। गुलामगिरी में उन्होंने अपनी लाइफ का पूरा निचोड़ लिखा है, ठीक है, कि क्या क्या इन्होंने फेस करा। सो उन्होंने एक हथियार बनाया अपनी राइटिंग को और एक बुक लिख डाली, गुलामगिरी, स्लेवरी जिसको आप कहते हो इंग्लिश में, जहां इन्होंने एक्सपोज कर दी सोसाइटी का पूरा पर्दा हटा दिया जो इनजस्टिस होता था उस टाइम पे, और लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, भाईचारे के साथ रहो, सभी को फ्रीडम मिले, सभी को इक्वल समझा जाए, वो मैसेज अपनी बुक से दिया इन्होंने। सो ये है ज्योतिबा फूले जी, ठीक है, ये सावित्रीबाई फूले जी, और इनकी अपनी बुक गुलामगिरी जो कि आप मेरे पीछे देख पा रहे हो। तो ये सारे एफर्ट्स ये लगातार कर रहे थे। ऑर्गेनाइज द बहुजन समाज, जितने बहुजन समाज के लोग थे जो शूद्र माने जाते थे उस टाइम पे, मेजॉरिटी ऑफ द मोस्टली ऑप्रेस्ड कास्ट, एम टू यूनाइट, सभी ने एक एम बनाया कि हम सभी यूनाइटेड रहेंगे, और जो सोशली और पॉलिटिकली हम पीछे हैं, बैकवर्ड हैं, वो अपलिफ्टमेंट के लिए फूले ने उनके लिए प्लान बनाए। एजुकेशन चेंज हिज लाइफ, फूले वेंट टू अ मिशनरी स्कूल, वो पढ़े लिखे थे, अच्छे खासे मिशनरी स्कूल में गए थे। तो हाउ एजुकेशन ओपन माइंड्स, वो कहते हैं कि जब लोग एजुकेटेड होते हैं तो उनका दिमाग खुलता है। तो डिसाइडेड टू डेडिकेट हिज लाइफ टू स्प्रेडिंग एजुकेशन एज द की ऑफ फ्रीडम, कहते हैं कि मैं सभी को ये बताऊंगा कि एजुकेशन कितनी इंपॉर्टेंट है, सभी को ये पता चलना चाहिए कि हाँ भाई की ऑफ फ्रीडम है। कनेक्शन विद डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, अब अगर आप अंबेडकर जी की बात करो तो वो थोड़े बाद के थे, 1891 से 1956 तक ये थे, तो ये इंस्पायर्ड थे फूले जी से, ठीक है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर खुद फूले को बहुत बड़ा इंसान मानते थे, और उन्होंने बोला फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये तो हमारे बी आर अम्बेडकर जी हैं, ठीक है। बी आर अम्बेडकर जी कौन है? फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहलाते हैं। तो बोथ फॉट कास्टिज्म बट इन डिफरेंट सेंचुरीज, जो अगर मैं आपको बताऊं, जो आपके बी आर अम्बेडकर जी हैं वो 20th सेंचुरी की बात कर रहे हैं, फूले जो है 19th सेंचुरी के हैं। तो दोनों अलग अलग सेंचुरी के थे, लेकिन काम दोनों ने सेम लोगों के लिए किया था। हिंदू सोसाइटी हैड अ स्ट्रिक्ट कास्ट सिस्टम, 19th सेंचुरी हो या 20th सेंचुरी हो, हिंदुइज्म में ये कास्ट सिस्टम बहुत रिजिड था, ऊंच नीच का भेदभाव बहुत था, जो सबसे लोवेस्ट ग्रुप होता था उनको अनटचेबल कहा जाता था। हिंदुओं में लगभग 20% ऐसे लोग थे जो अनटचेबल की कैटेगरी में आते थे। तो इन लोगों के साथ बहुत ऑपरेशन हुआ था, इन लोगों को इतना तंग किया गया था, कोई राइट नहीं था। दे फेस्ड क्रूल रिस्ट्रिक्शंस, नॉट अलाउड टू टच और इवन बी सीन बाय अपर कास्ट, अपर कास्ट के लोग उनको देखना भी पाप मानते थे और उनको कुछ टच भी करना अलाउड नहीं था। कुड नॉट यूज पब्लिक वेल्स, जो पब्लिक के लिए कुएं बने हुए होते हैं वो भी यूज नहीं कर सकते हो भाई, ना आप तालाब यूज कर सकते हो, मंदिरों में नहीं एंट्री होगी आपकी, आप कुछ पढ़ नहीं सकते, आप कोई पूजा नहीं कर सकते, आप ग्रंथ नहीं पढ़ सकते, आपकी कोई जॉब नहीं लग सकती, आपको कोई लैंड का राइट नहीं मिलेगा, आपको एजुकेशन नहीं मिलेगी। सोचो, ये सारी चीजें सेंचुरीज तक आपको डिप्राइव्ड रखा गया इन सब चीजों से, तब जाकर बी आर अम्बेडकर जी ने लड़ाई लड़ी और SC ST कैटेगरी को वो रिजर्वेशन दिलवाया और वो राइट दिलवाया जो इतने सालों से, सेंचुरीज से नहीं मिला था इनको। तो यही तो बात है कि रिजर्वेशन क्यों दिया गया है, अपलिफ्टमेंट हो ताकि उन कम्युनिटीज का। ओके, जॉब्स गिवन टू देम, फोर्स टू इम्प्योर टास्क, लाइक उनसे ऐसे काम करवाए जाते थे साफ सफाई वाले, जबरदस्ती का काम, लेबर का काम हो गया। अपर कास्ट की सेवा करो भाई, जो वो कहेंगे वो काम करो, जो वो बोलेंगे वो मानो, तो ऐसा हो गया। रिफॉर्मर्स एंड मूवमेंट्स दैट फॉट अनटचेबिलिटी, तो मैं आपको बताता हूं कौन कौन वो रहे हैं जिन्होंने अनटचेबिलिटी के लिए लड़ाई लड़ी है। ब्रह्मो समाज, आर्य समाज, रामाकृष्णा मिशन, विठल भाई पटेल, एंटी कास्ट ऑर्गेनाइजेशन, इन सब ने कास्टिज्म के ऊपर और इक्वालिटी के ऊपर, ठीक है, और ये कास्ट डिवीजन के ऊपर, कास्ट सिस्टम के ऊपर लड़ाई लड़ी है। ओके, जो मैंने आपको नाम बताए हैं पीछे, ये आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी रोल, महात्मा गांधी अनटचेबल्स को हरिजन कहा करते थे कि हरि के जन, भगवान के जन, ऐसा गांधी मानते हैं। तो इन्होंने ऑल इंडिया हरिजन संघ बनाया था 1932 में महात्मा गांधी ने, ठीक है, तो ये आप कनेक्ट करके लिख सकते हो। सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स बाय ज्योतिराव फूले, ज्योतिबा फूले ने क्या बताया कि कुछ इश्यूज थे। विमेन वर डिनाइड एजुकेशन, लड़कियों को पढ़ना अलाउड नहीं था, लड़कियों को कोई फ्रीडम नहीं थी, लड़कियों को इंफीरियर ट्रीट किया जाता था, उनको बताया जाता था कि आप समाज में सभी से नीचे हो, आप
कुछ नहीं कर सकते हो, आप बस नीचे ही रहोगे, ऐसा लड़कियों को कहा जाता था। और मैं आपको बताऊं, व्हाट डिड फूले डू, 1848 में फूले और उनकी वाइफ सावित्रीबाई फूले ने इंडिया का पहला स्कूल खोला लड़कियों के लिए, जो कि पुणे में था। सावित्रीबाई पहली फीमेल टीचर बनी इंडिया की, और उन्होंने सबको मैसेज दिया, एजुकेशन फॉर ऑल, ठीक है, एजुकेशन इज फॉर ऑल, विमेन एंड दलित्स इंक्लूडेड। एजुकेशन सभी के लिए जरूरी है, उसमें विमेन भी हैं, उसमें दलित्स भी हैं, उसमें हर कोई है, ऐसा ये मैसेज जाता है। और इस तरीके से ये पहली फीमेल टीचर जो है हमारी, वो ज्योतिबा फूले बनती हैं। साथ में सपोर्ट करने के लिए उनके हस्बैंड ज्योतिबा राव फूले और साथ में वो सावित्रीबाई फूले रहते हैं, तो ये दोनों थे। व्हाट इज गुलामगिरी, सो बेसिकली गुलामगिरी क्या है, ये बुक है, 1873 में इसको लिखा था ज्योतिबा फूले ने, और इसको इंग्लिश में हम कहते हैं स्लेवरी। तो गुलामगिरी बुक में इन्होंने सारी चीजें बताई हैं जो जो ये फेस करते थे। द ब्राह्मण डोमिनेटेड सिस्टम यूज्ड कास्ट टू कंट्रोल एंड एक्सप्लॉइट शूद्रास एंड लोअर कास्ट। जो लोग शूद्र होते थे, ठीक है, जो लोग लोअर कास्ट के होते थे, उनको बहुत ज्यादा तंग किया जाता था। फूले सेड दिस डिनायल ऑफ एजुकेशन एंड राइट्स वाज लाइक मॉडर्न डे स्लेवरी। वो कहते हैं आज की डेट में अगर एजुकेशन का राइट नहीं है और बेसिक राइट्स नहीं है, तो ये भी एक काइंड ऑफ स्लेवरी है जो कि करवाई जा रही है, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। सत्यशोधक समाज, तो अब इन्होंने एक सोसाइटी बनाई ब्रह्मो समाज के जैसे ही 1873 में, जहां पे इन्होंने लड़ाई लड़ी कास्ट और रिलीजन डिस्क्रिमिनेशन जो होता था उसके लिए, और जो ऑप्रेस्ड सेक्शन है सोसाइटी के, जो SC ST कैटेगरी के लोग हैं, उनको ऐसा जगाने का काम किया, और सोशल इक्वालिटी का मैसेज, और ये जो अंधविश्वास सुपरस्टिशंस ये सब है, इसके लिए इन्होंने आवाज उठाई। अपोजिशन टू रिलीजियस एंड कल्चरल रिवाइवलिज्म, तो अब एक बात आती है, 19th सेंचुरी में जो ब्राह्मण लोग होते थे, ठीक है, वो क्या करते हैं, पावरफुल थे बहुत ज्यादा। कुछ ग्रुप्स आए, आर्य समाज। ये आर्य समाज ग्रुप क्यों बना था, हिंदुइज्म में रिफॉर्म्स लाने के लिए, लेकिन ये सिर्फ ब्राह्मण ट्रेडिशंस में रिफॉर्म ला रहा था। रिवाइवल की जरूरत तो कास्ट बेस्ड एक्सप्लॉयटेशन की भी थी ना, जो लोग लोअर कास्ट के लोग हैं उनके लिए आप क्या रिफॉर्म कर रहे हो, उनके लिए तो कुछ भी नहीं बताया गया था आर्य समाज में। तो फूले कहते हैं कि जो भी रिवाइवल हो रहा था, रिफॉर्म हो रहा था, वो हिंदूज जो है वो अपर कास्ट वालों के लिए कर रहे हैं। तो फूले कहते हैं कि ये जो आर्य समाज वगैरह है या जो ब्राह्मण्स लोग हैं, दे इग्नोर्ड लोअर कास्ट प्रॉब्लम्स, वो हमारी प्रॉब्लम को नहीं वो देख रहे हैं, वो इग्नोर कर रहे हैं। इट ओनली टच्ड सरफेस लेवल रिफॉर्म्स नॉट रियल चेंजेस, वो सिर्फ ऊपर ऊपर वालों के लिए कर रहे हैं, रियल चेंज नहीं लाएंगे। और फूले का मानना था रियल सोशल रिफॉर्म का मतलब है एंड ऑफ द कास्ट प्लस जेंडर प्लस रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन। वो मानते हैं असली जो रिफॉर्म है, बदलाव है, वो वही है जहां पर रिलीजियस, कास्ट और ये जो आपका जेंडर का डिस्क्रिमिनेशन है ये एंड हो जाएगा, उसी दिन सब सही होगा। सो हाउ डिड अंबेडकर फॉलो फूलेस पाथ, अंबेडकर जी ने भी इन्हीं का रास्ता अपनाया। जैसे फूले जो है वो कास्ट रिलीजियस इंजस्टिस के लिए लड़े, विमेन एजुकेशन के लिए लड़े, सत्यशोधक समाज नाम से सोसाइटी बनाई, किताब लिखी गुलामगिरी। तो अंबेडकर जी ने भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अपना बहुत बड़ा एक योगदान दिया, सोशल इक्वालिटी की बात प्रमोट करी, दलित मूवमेंट्स को लीड किया, और अपनी बुक लिखी इन्होंने एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, तो इन्होंने भी बुक वगैरह लिखी। तो ये दो ऐसे लोग रहे हैं उस टाइम पे जो लोअर कास्ट से आते थे, पर बहुत बड़ा रोल प्ले किया इन्होंने। अब हम पढ़ेंगे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के बारे में। ये सारे सोशल रिफॉर्मर्स हैं, मैं आपको अगेन एंड अगेन बता रहा हूं, ये आपका कंबाइंड एक क्वेश्चन भी आ सकता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। सोशल रिफॉर्म अगर आपको लिखा हुआ दिखता है तो इन्हीं के बारे में आपको वहां पे लिखना होगा। तो देखिए, हु वॉज ही, अ ग्रेट रिफॉर्मर। मैंने आपको बताया कि जो भीमराव अंबेडकर जी हैं बहुत बड़े सोशल रिफॉर्मर थे, ज्यूरिस्ट भी थे, इन्होंने जुडिशरी की पढ़ाई कर रखी थी, इकोनॉमिस्ट भी थे, पॉलिटिकल लीडर भी थे, बहुत सारी डिग्रीज थी इनके पास। नोन एज द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में बहुत बड़ा रोल था इनका। अ पावरफुल वॉइस फॉर दलित्स, दलित्स के लिए इन्होंने आवाज उठाई है, जो ऑप्रेस्ड ग्रुप्स होते थे, जो लोअर कास्ट के लोग होते थे, उनके लिए इन्होंने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है, ठीक है। और इन्होंने क्या क्या चीजों के अगेंस्ट लड़ाई लड़ी, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, सोशल इनइक्वालिटी, इनजस्टिस, ये तीन चीजों के लिए इन्होंने मेनली लड़ाई लड़ी थी, ठीक है। फूले से मिलता जुलता ही है इनका भी कंट्रीब्यूशन। व्हाट डिड ही बिलीव, वो क्या मानते थे, ट्रू चेंज हैपन्स ओनली, वो कहते हैं असली चेंज जब ही होगा जब सभी को इक्वल राइट्स मिलेंगे, सभी की रिस्पेक्ट होगी सोसाइटी में, और सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटीज दी जाएंगी। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनका मानना था। वो एजुकेशन
इक्वालिटी और सोशल जस्टिस, इन 3 एरियाज पे फोकस करने की बात करते हैं कि सभी को एजुकेशन मिले, सबको इक्वल समझा जाए, सोसाइटी में सबको जस्टिस मिले, इनजस्टिस किसी के साथ ना हो। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर उन्होंने दलित राइट्स के बारे में बात करी, जिसको आज आप एससी और एसटी, ठीक है, उनके जो स्पेशल राइट्स कहते हो, सभी के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज की बात करी इन्होंने कि सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी है। प्रोटेक्शन फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन, कि ये जो भेदभाव है, ठीक है, ये भेदभाव खत्म करना है किसी भी तरीके से, ये जो अनटचेबिलिटी है, ठीक है, ये चीजें खत्म करनी है, इस चीज के लिए इनकी लड़ाई थी। लास्टिंग इम्पैक्ट, तो गेव अ न्यू वॉइस टू दलित्स, दलित्स की आवाज बनकर आए, दलित्स के लिए मसीहा बनकर आए, और बिकेम अ सिंबल ऑफ होप, एक आशा की किरण, और जस्टिस, न्याय का एक सिंबल बनकर आए। स्पार्क्ड सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स दैट आर स्टिल एक्टिव टुडे, और इन्होंने जो एक चिंगारी लगाई थी वो आज तक जल रही है, जो सोसाइटी में ये रिफॉर्म्स करना चाहते थे। अंबेडकर फाइट अगेंस्ट सोशल एविल्स, तो कास्ट सिस्टम, और इसमें होता क्या है, इशू क्या था कि इंडियन सोसाइटी वाज डिवाइडेड बाय कास्ट। आपको पता है यहाँ पे कास्ट में सभी लोग डिवाइडेड, मैं राजपूत हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। सो दलित्स वर एक्सप्लॉइटेड, दलित्स के साथ बहुत बुरा बुरा होता था, उनको कोई अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती थी, ना उनको पढ़ने दिया जाता था, ना उनको एजुकेशन का राइट था, ना सोसाइटी में उनको अच्छे से ट्रीट किया जाता था, सारी चीजें बहुत खराब थी। तो व्हाट डिड अंबेडकर से, अंबेडकर क्या कहते हैं, कास्ट इज द बिगेस्ट सोशल इनजस्टिस, वो कहते हैं कास्ट वास्ट ये सब नहीं होना चाहिए, ये इंसान की डिग्निटी को मार देती है, टैलेंट खत्म हो जाता है कास्ट के चक्कर में, लोगों को आप अपने बर्थ से ही जज कर रहे हो, एबिलिटी से नहीं। सोचो कोई अगर ब्राह्मण है, उसका बेटा पढ़ता नहीं है, पर आप कह रहे हो वो तो ब्राह्मण का बेटा है, वही टॉप होगा, एक तरफ एक दलित का बेटा है जो बहुत पढ़ता है, बहुत इंटेलिजेंट है, और उसको आप जज कर दोगे नहीं ये कुछ कर ही नहीं सकता, तो ये गलत है। इसी के लिए इनकी लड़ाई थी, अपोजिशन टू अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी तो बहुत बड़ी भाई एक तरीके से बीमारी थी कि दलित और जो शूद्र होते थे उनको पानी नहीं पीने दिया जाता था, भाई पानी को मत हाथ लगाइयो, मंदिरों में मत जाइयो, एजुकेशन मत ले लियो, स्कूल में दिख मत जाइयो, उनको ह्यूमन से कम समझा जाता था, उनको इंसान ही नहीं समझा जाता था, उनको आइसोलेट करके रखा जाता था, सोशली भी और रिलीजियसली भी। रिलीजियसली कैसे, उनको मंदिरों में एंट्री नहीं थी, सोशली कैसे, उनको सोसाइटी में लोग अनटचेबल मानते थे। अंबेडकर का मानना है कि क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, ये क्राइम है, आप किसी को अनटचेबल बोल रहे हो। उन्होंने क्या करा, 1927 में चावदार तालाब सत्याग्रह करा, जहां पे इस सत्याग्रह में इन्होंने प्रोटेस्ट थी काइंड ऑफ, दलित्स का जो राइट था पानी पीने का, पब्लिक टैंक से, वेल्स वगैरह से, उनके अगेंस्ट ये जो चीजें थी उसके लिए लड़ाई लड़ी। फिर उन्होंने टेम्पल एंट्री मूवमेंट चलाया, मंदिरों में एंट्री हो कि जो रिलीजियस राइट्स हैं जो दलित से छीने गए हैं वो उनको मिले, ठीक है, ये वाली बात आती है। एजुकेशन इक्वल टू वेपन फॉर इक्वालिटी, वो कहते हैं पढ़ना लिखना बहुत जरूरी है, एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल टूल। अगर एजुकेशन आपको मिली हुई है तो आप इनजस्टिस को, डिस्क्रिमिनेशन को और इनइक्वालिटी को एंड कर सकते हो पूरी तरीके से। तो एजुकेट टू लिबरेट, अगर आपको फ्रीडम चाहिए, असली लिबरेशन वही है जब आप एजुकेटेड हो। ओके, लैक ऑफ एजुकेशन कॉज ऑफ दलित ऑपरेशन, कहते हैं एजुकेशन नहीं थी तभी आप ऑपरेस थे। विद एजुकेशन आप सेल्फ रिलायंट बनोगे, दूसरों पर रिलाय नहीं करोगे, एम्पावर्ड बनोगे, अवेयर रहोगे अपने राइट्स को लेकर, अगर आपके पास एजुकेशन है। ओके, तो ये सारी चीजें हैं। विमेन्स राइट्स और जेंडर इक्वालिटी की भी इन्होंने बात करी है कि विमेन्स वर नॉट अलाउड, मतलब कि उनको एजुकेशन नहीं दी जाती थी, डिनाइड एजुकेशन। उनको अगर वो कोई लेबर वर्क कर रहे हैं तो उनको जो पे मिलता था वो बहुत लेस मिलता था, कम पैसा। हैड नो लीगल राइट्स इन मैरिज एंड प्रॉपर्टी, कोई शादी का लीगल राइट नहीं है, कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड राइट्स नहीं है, हर चीजों में उनको डिप्राइव्ड रखा गया था। कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स फॉर विमेन, तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में अंबेडकर कहते हैं राइट टू डिवोर्स होना चाहिए, प्रॉपर्टी राइट्स विमेन को होने चाहिए, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, सेम काम को दो लोग कर रहे हैं, एक मेल है एक फीमेल है, दोनों को सेम पैसे मिलने चाहिए। लीगल प्रोटेक्शन इन मैरिज लॉज, अगर कोई मैरिज से रिलेटेड कोई भी कानून है तो उसमें जो है विमेन को भी प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए। रिलीजियस रिफॉर्म एंड एक्सेप्टेंस ऑफ बुद्धिज्म, हुआ क्या, अंबेडकर ये हिंदुइज्म को गलत मानते हुए कहते हैं, क्रिटिसाइज करते हुए कि हिंदुइज्म का जो कास्ट सिस्टम है वो इसकी सबसे बड़ी बीमारी है। वो कहते हैं कि अनटचेबिलिटी को इनकरेज करता है ये धर्म और इनइक्वालिटी बहुत है इसमें, तो वो इसी वजह से बुद्धिज्म में चले गए थे, उन्होंने बुद्धिज्म में कन्वर्ट हो गए थे वो। ओके, व्हाट हैपेंड 1956 में अंबेडकर कन्वर्टेड टू बुद्धिज्म, ठीक है, मिलियंस ऑफ दलित्स को वो लेकर हिंदू से उन्होंने
बुद्धिस्ट बना दिया था। आज भी अगर आप देखोगे तो बहुत से ऐसे दलित्स आपको मिलेंगे जो बुद्धिस्ट हैं, जो नमो बुद्धाय और महात्मा बुद्ध को अपना भगवान मानते हैं। वाई बुद्धिज्म? क्योंकि बुद्धिज्म में कोई कास्ट डिस्क्रिमिनेशन नहीं था। बुद्धिज्म इक्वालिटी पे, लिबर्टी पर, फ्रेटर्निटी पे बेस्ड है। बुद्धिज्म ह्यूमन डिग्निटी की रिस्पेक्ट करता है। तो इनको लगा कि हिंदुइज्म से बहुत अच्छा बुद्धिज्म है, तो वहां पे मुझे चला जाना चाहिए। फिर कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग का टाइम आया तो उनका रोल बहुत बड़ा था। उनको चीफ आर्किटेक्ट कहा जाता है। उन्होंने बताया कि सभी सिटीजन्स को इक्वल रखूंगा, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, कास्ट का, रिलीजन का, जेंडर का, लैंग्वेज का, सब लोग बराबर रहेंगे। तो की कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस बाय अंबेडकर। अंबेडकर ने सबसे पहले तो रिजर्वेशन का काम किया कि जो एससी और एसटी के लोग हैं उनकी लाइफ सेट करनी है आगे आने वाले कुछ सालों के लिए। आज तक देख रहे हो एससी एसटी का रिजर्वेशन चल रहा है, जो अंबेडकर ने स्टार्ट किया था एक टाइम पे। गवर्नमेंट जॉब्स मिलने चाहिए, ठीक है, स्कूल्स वगैरह में, कॉलेज वगैरह में रिजर्वेशन है, गवर्नमेंट जॉब में रिजर्वेशन है, और लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ये तीन ऐसी वैल्यूज हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को सुंदर बनाती हैं। ये भी भीमराव अंबेडकर जी की ही वजह से ये सब चीजें आई। अंबेडकर कास्ट क्वेश्चन, कास्ट को लेके अंबेडकर क्या कहते हैं? डॉक्टर बी आर अंबेडकर, द स्ट्रॉन्गेस्ट वॉइस अगेंस्ट कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, कहते हैं बिकेम एन इंस्पिरेशनल फॉर मिलियंस ऑफ ऑप्रेस्ड पीपल। बहुत सारे लोगों के लिए ये भगवान है आज की डेट में, और इंस्पिरेशन है जिनके साथ इनजस्टिस हुआ था। तो व्हाट वाज हिज व्यूज ऑन कास्ट? कास्ट के लिए वो कहते हैं कास्ट वाज नॉट जस्ट अ सोशल डिवीजन, इट वाज अ सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटी एंड कंट्रोल। वो कहते हैं सिर्फ सोशल डिवीजन नहीं है कास्ट, कास्ट एक प्रॉपर इनइक्वालिटी है। आप किसी को कमतर दिखा रहे हो, अपने से कंट्रोल कर रहे हो। इट वीकेंड इंडिया सोसाइटी, मतलब ये इसने इंडिया को वीक कर दिया है इस कास्ट सिस्टम ने, इकोनॉमिकली भी, पॉलिटिकली भी, हर तरीके से। ही कॉल्ड द ब्राह्मणिकल सोशल ऑर्डर द रूट कॉज ऑफ ऑपरेशन। वो ब्राह्मण्स के सर इसका ठीकरा फोड़ते हैं कि सब ब्राह्मण्स ने किया, उन्होंने ही कास्ट सिस्टम बनाया, उन्होंने ये अनटचेबिलिटी वगैरह के रूल्स लाए। तो उन्होंने एक बुक लिखी जिसको कहा जाता है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट 1936। ये बुक है बाय बी आर अंबेडकर। ये बुक में इन्होंने एक्सपोज किया हिंदुइज्म को, अ बोल्ड क्रिटिक ऑफ हिंदू कास्ट प्रैक्टिसेस। जो हिंदू कास्ट प्रैक्टिसेस थी उसका एक क्रिटिक पूरा लिखा। वो क्लेम करते हैं कि कास्ट रूइंस टैलेंट, टैलेंट बर्बाद कर देती है ये जो कास्ट है। अगर आप जन्म के आधार पर किसी को अच्छा बता दोगे तो लोअर कास्ट वाला टैलेंटेड बंदा जो है उसको कोई नहीं पूछेगा। सो कास्ट डिस्ट्रॉयज इक्वालिटी एंड अपॉर्चुनिटी। किसी को आप इक्वालिटी नहीं दे पाओगे, कास्ट सिस्टम होगा तो अपॉर्चुनिटी भी नहीं मिलेंगी। रियल फ्रीडम यही है जब कास्ट की हायरार्की खत्म होगी, जो भी ऊंच नीच, अपर कास्ट लोअर कास्ट खत्म होगा। सो उनकी ये 360 डिग्री अप्रोच थी, ठीक है। वो सिर्फ सोशल चेंज नहीं चाहते थे, वो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल रिफॉर्म्स भी चाहते थे। सोशल में वो ये चाहते थे कि अनटचेबिलिटी खत्म हो, एजुकेशन सबको मिले, सब डिग्निटी के साथ रहें। इकोनॉमिक चेंज वो ये चाहते थे, लैंड रिफॉर्म्स, जो लैंडलेस लोग हैं उनको लैंड मिले, जॉब अपॉर्चुनिटीज मिले, रिसोर्सिस मिले दलित्स को। पॉलिटिकल अगर मैं बात करूं तो रिजर्वेशन की बात आ जाती है यहाँ पे, इक्वल राइट्स इन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये सारी चीजें इन्होंने, ये 360 डिग्री इनकी अप्रोच थी, ठीक है, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, सोशली, हर तरीके से। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज ड्रेन ऑफ वेल्थ। ड्रेन ऑफ वेल्थ का मतलब होता है कि हाउ ब्रिटिश रूल टुक अवे इंडियाज रिचेस। हमारा पैसा, हमारा धन कैसे अंग्रेज लोग उठाकर अपने ब्रिटेन में ले गए। सो हम ये समझेंगे। तो आइए टॉपिक समझते हैं, व्हाट इज ड्रेन ऑफ वेल्थ, आखिर इसका मतलब क्या है। इट रेफर्स टू द कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ मनी एंड रिसोर्सेज फ्रॉम इंडिया टू ब्रिटेन ड्यूरिंग द कॉलोनियल रूल। जब ब्रिटिशर्स हमारे ऊपर रूल कर रहे थे तो वो हमारा पैसा, हमारे रिसोर्सेज इंडिया से ब्रिटेन ले जा रहे थे अपनी तरफ। इंडिया गेव अ लॉट बट गॉट लिटिल टू नो बेनिफिट इन रिटर्न। इंडिया से इतनी चीजें गई पर इंडिया को कोई बेनिफिट नहीं मिला। सो दिस आइडिया बिकेम द कोर ऑफ द अर्ली इकोनॉमिक क्रिटिसिज्म ऑफ ब्रिटिश रूल। सो ब्रिटिशर्स का क्रिटिसिज्म जो है, जब इसको लिखा गया तो इसी को एक थ्योरी में लिखा गया जिसको कहा जाता है कि ड्रेन ऑफ वेल्थ की थ्योरी, जहां आपका पैसा और आपके रिसोर्सेज जाते रहे इंडिया से बाहर। ये आखिर आइडिया किसने दिया था, ये थ्योरी किसने बताई कि ऐसा ये सब हो रहा है? तो दादा भाई नारोजी, जिनको द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, उन्होंने सबसे पहले ये थ्योरी 1867 में अपने को बताई और उन्होंने अपनी एक बुक लिखी थी, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जहां पर वो ड्रेन ऑफ वेल्थ की थ्योरी देते हैं। ओके, तो ये नाम इनका याद रखना। इस थ्योरी को और भी लोगों ने सपोर्ट करा। दादा भाई नारोजी ने तो बताया था, आरपी दत्त ने और एमजी रानादे। तो ये जो दादा भाई नारोजी हैं ये तो पहले इंसान थे जिन्होंने डिटेल में बताया। फिर उसके बाद जो आरपी दत्त है
उन्होंने इस थ्योरी में मार्क्सिस्ट एंगल और जोड़ दिया, एक्सप्लॉइटेशन वगैरह को जोड़कर। वहीं एमजी रानादे जो है, उन्होंने भी इंडिया का जो डेवलपमेंट नहीं हो पाया है उसको ब्रिटिशर्स के साथ जोड़ दिया। तो ये इसके की सपोर्टर्स रहे। इंडियाज मनी वॉज बींग यूज, इंडिया का जो पैसा है वो जाता था ब्रिटिशर्स अधिकारियों की सैलरी में। सेंड पेंशन बैक टू इंग्लैंड, यहां से पैसा जाता था, पेंशन इंग्लैंड में देते थे वो। गिव प्रॉफिट्स टू ब्रिटिश कंपनीज, ब्रिटिश कंपनीज का फायदा होता था। पे फॉर ब्रिटिश एक्सपेंसेस, ब्रिटिशर्स का जो खर्चा होता था वो सारा खर्चा भी इंडिया के पैसों से ये लोग निकालते थे। सो ऑल दिस मनी वॉज गोइंग टू ब्रिटेन, सारा पैसा ब्रिटिशर्स और ब्रिटेन के पास जा रहा था, इंडिया को कुछ भी नहीं मिला। तो ये सब कुछ हमारे साथ बुरा ही बुरा किया है ब्रिटिशर्स ने, और यही इस थ्योरी का कोर है। ब्रिटिश यूज इंडियाज लैंड, हमारी जमीन, हमारे लोग, हमारे रिसोर्सेज, सब कुछ ब्रिटिशर्स ने यूज किया, बदले में कुछ नहीं मिला। डिड नॉट बिल्ड फैक्ट्रीज, कोई इन्होंने फैक्ट्री बनाई इंडिया में नहीं बनाई। कोई जॉब दी यहाँ के लोगों को प्रॉपर नहीं दी। कोई यहाँ पे एजुकेशन और हेल्थ, कोई हॉस्पिटल वगैरह अच्छे बनाए, बड़े बड़े नहीं बनाए। तो इन्होंने कुछ किया ही नहीं बदले में। तो सारा का सारा पैसा तो ड्रेन ही हुआ ना, सारा पैसा अपना गया, रिसोर्सेज गए। 1600 से लेकर 1757 तक अगर मैं आपको बताऊं, ईस्ट इंडिया कंपनी वाले लोग जब आए थे इंडिया में तो बस ट्रेडिंग के लिए आए थे कंपनी की तरह, और उन्होंने दे ब्रॉट गोल्ड एंड सिल्वर इनटू इंडिया एंड बॉट, यहाँ पर वो अपने साथ सिल्वर गोल्ड वगैरह लाए थे। तो यहाँ से उन्होंने इंडिया के कपड़े, टेक्सटाइल्स, यहाँ के मसाले वगैरह खरीदे, और दे सोल्ड दीज इंडियन गुड्स इन यूरोप एंड मेड ह्यूज प्रॉफिट्स। इंडिया से सामान खरीद खरीद कर यूरोप में वो वहां पे बेचने जाते थे, मसाले वसाले की बहुत डिमांड थी। तो ये तो थे ट्रेडर। अब ये सारा पैसा उठा उठा के वहां पर अच्छे से उड़ाने लगे, ठीक है, यहाँ का सामान वहां बेचने लगे। फिर एक टाइम आता है 1757 का, जब बहुत बड़ा चेंज आता है, एक बैटल होती है, बैटल ऑफ प्लासी। यहां से सब कुछ चेंज हो गया। अब इस प्लासी के बैटल में क्या हुआ कि जो सिराजुद्दौला था वो हार गया, और जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो जीत गई। तो बंगाल के अंदर पॉलिटिकल पावर मिल गई, इनको हरा दिया जब उसको, क्योंकि अपना तो ये सारा प्रिंसली स्टेट्स में डिवाइडेड था ना इंडिया, अलग अलग कोई यूनाइटेड तो था नहीं, हर कोई अपने लिए लड़ रहा था। तो नाउ इट वाज नॉट जस्ट अ ट्रेडर, अब ये ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेडर से रूलर बन गई। फिर ये कंपनी ने मोनोपोली अपनी ले ली, कंट्रोल कर लिया इंडियन ट्रेड के ऊपर। कैसे? उन्होंने बहुत ज्यादा ऐसे कानून बनाए, ऐसे इलीगल ट्रिक्स बनाई, जैसे एम्प्लॉयज स्टार्टेड लूटिंग मनी फ्रॉम, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के एम्प्लॉय होते थे उन्होंने पैसा लूटना शुरू कर दिया, रूलर से, लैंडलॉर्ड से, मर्चेंट से, इवन आम लोगों को भी लूटना शुरू कर दिया। तो इससे बहुत ज्यादा लॉस हुआ इंडिया की इकोनॉमी को। ये सोचो, इन्होंने, ये आए थे ट्रेडर बन के, धीरे 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 बहला फुसवा कर इन्होंने ऐसा कर दिया। ओके, 1720 में इन्होंने क्या करा, बैन ऑन इंडियन टेक्सटाइल्स इन ब्रिटेन। ब्रिटेन में इन्होंने बैन लगा दिया कि इंडिया का कोई कपड़ा नहीं आएगा। ब्रिटेन डिडंट वांट इंडियन क्लोथ्स टू बिकम टू पॉपुलर, ब्रिटेन कभी नहीं चाहता था भारत का कपड़ा ब्रिटेन में पॉपुलर बने। तो उन्होंने क्या करा, इंडिया का जो सिल्क है, इंडिया का जो कैलिसो है, एक कॉटन का फैब्रिक होता है, वो बैन कर दिया। पनिश्ड एनीवन वियरिंग और सेलिंग देम, अगर किसी ने इंडिया का कपड़ा पहना या बेचा तो उसको पनिशमेंट मिलेगी। ब्रिटेन ने देखो कितना क्रूल क्रूल किया आपने वहां पे, और सारा फायदा यहाँ से, पैसा यहाँ से उठाओ, रिसोर्स यहाँ से उठाओ। हाउ डिड द कंपनी लूट इंडिया, तो इंडियन को कैसे लूटा ईस्ट इंडिया कंपनी ने? तो जब ये बंगाल का इनके पास कंट्रोल आया तो सारा का सारा रिवेन्यू, सारा टैक्स इन्होंने अपने पास रखा, जिसको दीवानी कहा जाता है। दीवानी का मतलब होता है राइट टू कलेक्ट टैक्सेस, यानी कि 1765 में इन्होंने ये राइट ले लिया। अब इन्होंने फार्मर से टैक्स लेना शुरू कर दिया, अपना प्रॉफिट बनाना शुरू कर दिया। इंडिया से ये फिर इन्होंने सामान खरीदा, जैसे इंडियन टेक्सटाइल है, मसाले हैं, और यूजिंग दिस टैक्स मनी, इसी टैक्स की मनी से इंडिया के लोगों से टैक्स लिया, इंडिया के लोगों से ही फिर टैक्स मनी से सामान भी खरीदा, और यही सामान अपने अब्रॉड ले गए और पैसा कमाया मार्केट में अपने वहां की बेच के। सारा का सारा जो प्रॉफिट था वो ब्रिटेन की जेब में। इंडिया को क्या मिला? यहीं के लोगों से टैक्स लेके यहीं के लोगों से खरीद लो उसी पैसे से। सो इसी को कहा जाता है विड्रॉल ऑफ फंड्स या ट्रेन ऑफ वेल्थ। ओके, आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा। तो इट वॉज लाइक इंडियाज मनी लिविंग फॉर एवर विद नो बेनिफिट टू इंडियंस, हमेशा के लिए अपना पैसा चला जाएगा पर अपने को कोई फायदा नहीं मिलेगा। व्हाट डिड दादा भाई नारोजी से, दादा भाई नारोजी क्या कहते हैं? ही एक्सपोज्ड दिस, फिर वो इस चीज को एक्सपोज करते हैं अपनी थ्योरी में। वो कहते हैं कि इंडिया ने एक्सपोर्ट किया बहुत ज्यादा, बदले में उनको कुछ नहीं मिला। ठीक है, ये सब चीजें, आई होप ये समझ आ गया होगा। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन,
डिस्ट्रक्शन ऑफ नेटिव इंडस्ट्रीज, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंडिया ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड। हमारे यहाँ की नेटिव इंडस्ट्रीज को इन्होंने पूरा खत्म कर दिया। क्यों? आइए देखते हैं। व्हाट डिड द ब्रिटिश डू? इन्होंने क्या करा? इकोनॉमिक पॉलिसीज ऐसी बनाई जिससे इनका फायदा हो, इंडिया का नहीं। सो दीज पॉलिसीज डिस्ट्रॉयड रूरल लाइफ। इससे क्या, हमारे यहाँ के जो गांव के लोग थे उनकी लाइफ एकदम तबाह हो गई। जो हमारी इंडस्ट्रीज थी यहाँ की वो पूरी इन्होंने डिस्ट्रॉय कर दी। हुआ क्या? कॉटेज इंडस्ट्री थी हमारी, स्मॉल स्केल हैंडमेड गुड्स जैसे कपड़े, पोट्री, टूल्स, ये सारे काम कौन करते थे? लोकल आर्टिसन लोग, क्राफ्टमैन किया करते थे। ठीक है, तो फार्मिंग गॉट वर्स ड्यू टू बैड कंडीशन एंड हाई टैक्सेस। जो खेती है वो भी अच्छी नहीं हो रही, टैक्स इतना जा रहा है, कुछ पैसा बच ही नहीं रहा है। तो होगा क्या, जब ये सारी चीजें उन्हें लगेंगी तो सब कुछ डिस्ट्रॉय होगा। सबसे ज्यादा सफर कौन कर रहे हैं? जो आर्टिसन लोग हैं, जो वीवर्स हैं, जो बुनाई वगैरह का काम करते हैं, जो क्राफ्टमैन हैं, क्योंकि उनकी जॉब चली गई, उनकी इनकम चली गई और वो लोग पॉवर्टी यानी कि गरीबी का सामना कर रहे हैं। व्हाट हैपेंड इन द बिगनिंग? हुआ क्या? ब्रिटिशर्स बॉट इंडियन गुड्स। हमारे यहाँ का वो सामान खरीदते थे, कपड़ा हो गया, ठीक है, और उसको वो बाहर जाके बेचते थे। ये इनका पैटर्न चला आ रहा था, यहाँ से खरीदो बाहर जाके बेचो। तो इवन गेव एडवांस मनी टू वीवर्स टू मेक मोर गुड्स। यहाँ पे वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को एडवांस भी पैसा देके सामान बनवा लिया करते थे और उस सामान को फिर बाहर ले जाते थे वो बेचने के लिए, खुद बेचते थे, इंडियंस को नहीं बेचने देते थे। हुआ क्या? इंडियन क्लोथ, जो इंडिया का कपड़ा है, वो इंग्लैंड में बहुत फेमस हो गया। तो ब्रिटिश टेक्सटाइल फैक्ट्रीज वर इन ट्रबल। तो वहां के अंग्रेजों को अब टेंशन हो गई, यार ये इंडिया की फैक्ट्रीज इतना अच्छा अच्छा बनाती रहेंगी तो हम तो प्रॉब्लम में आ जाएंगे। सो इंग्लिश मैन्युफैक्चरर्स गॉट जेलस। अब जो इंग्लिश, जो यानी कि जो अंग्रेज लोग थे, मैन्युफैक्चरर्स थे, वो जेलस हो गए। वो कहते हैं यार ऐसा होगा तो यार हम तो फिर लुट जाएंगे। तो हुआ क्या? ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बोला कि इंडियन जो कपड़ा है, जो क्लोथ है, उस पर बैन लगाया जाएगा, रिस्ट्रिक्शन है, हैवी टैक्स लगाए जाएंगे, ड्यूटीज यानी कि ये कस्टम ड्यूटी होती है, जब आप इंडिया से इंग्लैंड कुछ बेचने जा रहे हो तो बहुत हैवी टैक्स फिर लिया जाएगा। तो इंडिया का सामान तो हो गया बैन। इंडियन हैंडमेड क्लोथ्स बहुत महंगे हो गए फिर इंग्लैंड में, और इससे उसकी डिमांड कम हो गई। और इंडिया की जो इंडस्ट्रीज थी जहाँ पे ये सब सामान बनता था, कोई खरीदेगा ही नहीं, तो इंडस्ट्री भी कोलैप्स करेगी ही करेगी। तो व्हाट चेंज्ड आफ्टर द कंपनी टुक ओवर बंगाल? तो जो ये ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब बंगाल के ऊपर रूल स्टार्ट किया, जब पावर मिली इनको, तो इन्होंने क्या करा? पहले क्या होता था? एक्सपोर्ट फिनिश्ड इंडियन गुड्स, हमारे यहाँ का सामान एक्सपोर्ट होता था। बट बाद में इन्होंने क्या करा? बना बनाया सामान ना लेकर हमसे, हमारा रॉ मटेरियल इन्होंने यहाँ से इंग्लैंड भेजना शुरू किया और वहां पर खुद वो उसको बनाते थे अपनी फैक्ट्री में। समझ रहे हो? यहाँ की फैक्ट्रियां खत्म कर दो, यहाँ का सारा रॉ मटेरियल वो अपने वहां ले जाते थे और उसी कपड़े को फिर इंडिया में बेच भी रहे हैं। सोचो इन्होंने क्या करा? वीवर्स लोगों को फोर्स किया। वीवर्स हैड टू सेल देयर क्लोथ टू कंपनी ऑफिशियल्स एट वेरी लो प्राइसेस। सस्ते सस्ते में बेचारों के कपड़े बिचवा रहे हैं, मतलब बिकवा रहे हैं, क्योंकि कोई खरीदेगा ही नहीं। स्टॉप्ड देम फ्रॉम सेलिंग टू इंडियन ट्रेडर्स, कहते हैं कि सिर्फ हमें दोगे और किसी भी इंडियन मर्चेंट को अपना सामान नहीं बेचोगे। कॉटन के ऊपर इनकी मोनोपोली हो गई। कंपनी कंट्रोल द कॉटन ट्रेड, सो वीवर्स कुड नॉट गेट रॉ मटेरियल्स इजीली। सारा सारा कॉटन का जितना भी काम था वो अंग्रेजों ने अपने हाथ में ले लिया। वेरी लो वेजेस, जिन वर्कर से ये अंग्रेज काम वगैरह करवाते भी थे तो उनको बहुत कम पैसे देते थे, दिहाड़ी वगैरह, कोई वो अपना काम भी सही से नहीं कर पा रहे हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम्स आई। कोलैप्स ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री। हुआ क्या? वीवर्स वर फोर्स टू क्विट देयर जॉब्स। वो जो वीवर्स लोग होते हैं, बुनकर जिनको हम कहते हैं, वो बेचारे इतने तंग आ गए, उनको अपनी जॉब छोड़नी पड़ गई, क्योंकि रॉ मटेरियल था नहीं, पैसा उनको सही मिलता नहीं था फेयर, और ना कोई उनके कपड़े की मार्केट बची थी। हर जगह तो बैन लग गया, एक्सपोर्ट उनका हो नहीं रहा, इंटरनली वो बेचने दे नहीं रहे, तो क्या होगा फिर? द कंपनी स्टार्टेड सेलिंग चीप मशीन मेड ब्रिटिश क्लोथ्स इन इंडिया। ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया के लोगों को ब्रिटेन के बने हुए कपड़े बेचने लग रही है, कह रही है कि जो हम बना के आए हैं वो बेचो, वो ही खरीदो। हैंडमेड जो आपका कपड़ा है इंडिया का, वो हम बहुत महंगा कर देंगे कि आप खरीद ही नहीं पाओगे, आप सिर्फ हमारा रेडीमेड वाला ही खरीदोगे। तो हाउ रेलवेज एंड ब्रिटिश पॉलिसीज डिस्ट्रॉय इंडियन इंडस्ट्रीज। अब इन्होंने रेलवे भी बना दी, ठीक है, और इससे क्या, रेलवे बनने से क्या नुकसान होगा? देखो, रेलवे का मतलब है अब ब्रिटिशर्स ने जो सामान बनाया है वो पूरे इंडिया में इजीली पहुंच जाएगा। सो इट बिकेम इजियर टू सेंड ब्रिटिश गुड्स टू एवरी कॉर्नर ऑफ द कंट्री। भारत के कोने कोने में ब्रिटिशर्स का सामान पहुंचने लग रहा है और बहुत सस्ता है, मशीन मेड, रेडीमेड, ब्रिटेन का कपड़ा आ रहा है और वो इंडियन मार्केट में चल रहा है। हमारे यहाँ का जो कपड़ा है उस पर इन्होंने रिस्ट्रिक्शंस लगा दी, महंगा कर दिया। रिजल्ट क्या हुआ? पीपल स्टॉप्ड बाइंग हैंडमेड इंडियन गुड्स, क्योंकि ये एक्सपेंसिव हो गया, लोगों ने लेना जो है बंद कर दिया। इंडियन आर्टिसंस जो थे, जो क्राफ्टमैन थे, जो लोग बेचारे इन्हीं के ही मतलब ऊपर डिपेंड थे,
वो मतलब एक तरीके से उनका काम गया, उनका रोजगार खत्म। तो इंडस्ट्रीज सबसे ज्यादा जो अफेक्ट हुई वो टेक्सटाइल कपड़ा की इंडस्ट्री है, डाइंग की इंडस्ट्री है, पेपर इंडस्ट्री है, ग्लास इंडस्ट्री है, लेदर इंडस्ट्री है। ये 3 से 4 ऐसी 5 इंडस्ट्रीज थी जो बहुत ज्यादा अफेक्ट हुई। क्यों अफेक्ट हुई? क्योंकि अंग्रेज सब कुछ अपना ही बेच रहे थे। तो इंडियन जो गुड्स है, जो इंडियन सामान है, वो बहुत एक्सपेंसिव हो गया। और जो ब्रिटिशर्स का सामान था, ब्रिटेन से आ रहा था सामान, वो बहुत सस्ता हो गया। तो लोग सस्ता ही लेंगे क्योंकि गरीब लोग थे। तो ऐसे इन्होंने डी इंडस्ट्रियलाइजेशन करा इंडिया के अंदर। और अदर रीजंस फॉर डिक्लाइन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज, कुछ और भी रीजंस हैं। एक तो इंडियन सामान जो है वो यूरोप में उसकी डिमांड कम हो गई थी, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने ऐसी ट्रेड पॉलिसी बनाई कि अब इंडियंस का कोई सामान खरीदता नहीं था। एंड ऑफ प्रिंसली स्टेट्स, हुआ क्या, किंग एंड क्वींस यूज टू सपोर्ट आर्टिसंस, अब उनको हटा दिया इन्होंने। जितने ज्यादातर जो किंग्स थे वो सब हटा दिए, ब्रिटिशर्स का रूल आ गया। तो जब किंगडम्स इन्होंने मर्ज कर दिए अपने साथ, तो आर्टिसंस लोग जो होते थे, काम धंधा जो इनसे करते थे, वो एक तरीके से जब किंग्स वगैरह, यही तो लोग खरीदते थे इनसे सामान, वो किंग वगैरह ही चले गए, सब हट गया, ब्रिटिशर्स खुद आ गए, तो इनका भी काम खराब हो गया। एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल, हुआ क्या, इतना रॉ मटेरियल ये इंडिया से ले गए बाहर, इतना ब्रिटेन में ले गए और वहां जाके बनाने लग रहे हैं कि हमारे यहाँ के लिए तो वो मटेरियल मिलना ही मुश्किल हो गया, रॉ मटेरियल। और जो थोड़ा बहुत मिल रहा था वो इन्होंने महंगा कर दिया ताकि ये लोग बना ही ना पाए। तो व्हाट हैपेंड टू द आर्टिसंस, फिर क्या हुआ, उनके पास कोई काम नहीं था, कोई कस्टमर नहीं थे, कोई सपोर्ट नहीं थी। तो मैनी वर फोर्स टू लीव देयर क्राफ्ट्स, मोस्ट ऑफ देम बिकेम फार्मर्स, लोग अपना काम धंधा छोड़कर किसान बन गए। कहते यार अब इसमें कुछ हो ही नहीं रहा है, कोई खरीद नहीं रहा है, रॉ मटेरियल है नहीं। तो इस तरीके से ही हमारा टॉपिक था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज असेस द डिफरेंसेस इन आइडियोलॉजी एंड स्ट्रेटजी बिटवीन द मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट लीडरशिप ऑफ द अर्ली नेशनल मूवमेंट। तो हमारा जब नेशनल मूवमेंट चल रहा था, फ्रीडम स्ट्रगल, तो 2 तरीके के लीडर्स थे, मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है वो हमें समझना है। तो इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल स्टार्टेड इन द लेट 19th सेंचुरी, ठीक है। और जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है वो 1885 में बनी थी। तो ये मेन, अगर मैं आपको बताऊं कि जो पार्टी थी वो यही थी। इन द अर्ली ईयर्स, शुरुआती सालों में, द इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज लेड बाय लीडर्स नोन एज मॉडरेट्स। शुरू शुरू में जब कांग्रेस बनी थी तो उसके जो लीडर्स होते थे उनको मॉडरेट्स कहा जाता था, ठीक है। फिर क्या हुआ, 1905 के आसपास एक नया ग्रुप आया लीडर्स का, जिनको एक्सट्रीमिस्ट कहा गया, जो कि बहुत एक्टिव लोग थे। एक्सट्रीमिस्ट, थोड़े से ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पे ये काम करते थे। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज बेसिकली 2 लीडर्स थे इसमें, एक तरफ मॉडरेट्स और एक तरफ एक्सट्रीमिस्ट। तो अब अपने को यही समझना है कि इनमें है क्या। देखो, दीज 2 ग्रुप्स हैड द सेम गोल, दोनों का मकसद सेम था, दोनों ही कांग्रेस के मेंबर्स हैं, दोनों का मकसद है फ्रीडम, ठीक है। लेकिन दोनों की अप्रोच अलग है, आइडियोलॉजी अलग है, बिलीफ अलग है, मेथड अलग है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा बिलीफ्स एंड आइडियोलॉजी के बारे में, आइए समझते हैं। तो मॉडरेट्स लोग जो होते हैं, ये ब्रिटिशर्स के ऊपर विश्वास करते थे, मतलब विश्वास था इनका। मॉडरेट्स बिलीव दैट द ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज बेसिकली गुड, अच्छे हैं वो लोग, बट डिड नॉट अंडरस्टैंड इंडियन प्रॉब्लम, बस वो हमारी प्रॉब्लम नहीं समझते, बाकी वो लोग अच्छे हैं, ऐसी कोई दिक्कत है नहीं। एंड दे थॉट दैट इफ इंडियन एक्सप्लेन देयर प्रॉब्लम्स, वो मानते हैं अगर हम पोलाइटली, अच्छे से, शांत तरीके से उनको अपनी प्रॉब्लम बताएंगे तो वो ब्रिटिशर्स हमें और राइट्स दे देंगे। सो दे वांटेड रिफॉर्म्स लाइक मोर इंडियंस इन गवर्नमेंट जॉब्स। तो ये जो मॉडरेट्स थे ये चाहते थे कि हमें जॉब मिले, वहाँ पे हमें बोलने की वो जो एक फ्रीडम ऑफ स्पीच है वो मिले, और हमारा टैक्स कम कर दिया जाए। फुली इंडिपेंडेंस के पक्ष में ये लोग नहीं थे अभी भी, ठीक है, पूरा ऐसा खुल के नहीं बोल रहे थे। लेकिन जो लोग एक्सट्रीमिस्ट थे वो कहते हैं स्वराज हमें चाहिए, कंप्लीट फ्रीडम, पूर्ण स्वराज, हमें ये नहीं चाहिए जॉब वॉब, हमें अपना इंडिया चाहिए। तो एक्सट्रीमिस्ट लोग बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करते थे ब्रिटिशर्स पे, दे डिड नॉट ट्रस्ट एट ऑल, बिल्कुल विश्वास नहीं था भाई इनका तो। और दे बिलीव्ड ब्रिटिश रूल वाज अनफेयर, वो कहते हैं बहुत अनफेयर लोग हैं ये, और ये इंडिया को गरीब बनाए जा रहे हैं। दे डिमांडेड स्वराज, वो एक ही चीज की डिमांड करते हैं, स्वराज, सेल्फ रूल, और वो चाहते हैं कि ब्रिटिशर्स इंडिया को छोड़कर कंप्लीटली चले जाएं, इसके अलावा नथिंग एल्स। अब इनका मेथड क्या था, इनकी स्ट्रेटेजी क्या थी, मैं आपको बताता हूं। देखो, जो मॉडरेट्स हैं वो पीसफुल थे, थोड़े आराम से बात करते थे, एकदम जैसे पेटिशंस लिखना, लेटर लिखना, बातचीत से समझाना, तो ऐसे स्पीच वगैरह देना, न्यूज़पेपर में लिखना, अटेंडिंग मीटिंग वगैरह में जाना, और ब्रिटिश गवर्नमेंट से जाके बातचीत करना, लिखा पढ़ी करना।
लेकिन जो एक्सट्रीमिस्ट लोग थे बहुत एक्टिव और बहुत फास्ट थे। वो कहते थे डायरेक्ट सीधा प्रोटेस्ट करो, बॉयकॉट करो, ठीक है, और ब्रिटिशर्स का जितना सामान है सब जला दो, स्वदेशी आइटम्स यूज करो, इंडियन प्रोडक्ट्स यूज करो, और लोगों को इनकरेज करते हैं कि अपना कल्चर है ना उस पर प्राउड फील करो, वी आर इंडियंस, ठीक है, ऐसा ये लोग कहते थे जो एक्सट्रीमिस्ट लोग थे। रोल ऑफ कॉमन पीपल, अब यहाँ पे जो आम लोग हैं उनकी बात करते हैं। मॉडरेट्स लोग कहते हैं मूवमेंट ऑफ द एजुकेटेड क्लास। वो कहते हैं कि जो फ्रीडम मूवमेंट है, जो मॉडरेट्स नेता थे ना उसमें ज्यादातर पढ़े लिखे लोग थे, लॉयर, टीचर, प्रोफेशनल्स। वो आम लोगों को, जनरल पब्लिक को साथ लेकर नहीं चलते थे। वो कहते हैं कि जो आम लोग हैं ना वो पॉलिटिक्स के लिए भी रेडी नहीं है, तो इट्स नॉट गुड कि आप पॉलिटिक्स में कॉमनर्स को ऐड करो। बट जो एक्सट्रीमिस्ट हैं वो कहते हैं कि लोगों को तो लाओ बीच में। वो कहते हैं फ्रीडम कुड ओनली कम विद पीपल्स पावर, लोग सब साथ होंगे तभी हमें आजादी मिलेगी। तो स्टूडेंट्स, फार्मर्स, वर्कर, प्रोटेस्ट सारे मिलकर करने लगे, मूवमेंट्स चलाने लगे, इमोशनल स्पीच देते थे जो एक्सट्रीमिस्ट लीडर होते थे लोकल लैंग्वेजेस में, ताकि लोग कनेक्ट कर पाए वहां की बोली में। ओके, तो ये इनमें डिफरेंस था। एटीट्यूड टुवर्ड्स ब्रिटिश रूल, तो ये तो आपको आइडिया लग ही गया होगा कि इसका एटीट्यूड कैसा होगा। मॉडरेट्स तो थे भाई, थोड़े लॉयल थे, ठीक है। दे बिलीव दैट ब्रिटिश रूल हैड सम बेनिफिट्स। वो कहते हैं यार ब्रिटिशर से जुड़े रहते हैं, उससे अपने को कुछ फायदा तो हो ही रहा है, एजुकेशन अच्छी कर देंगे, वो रेलवे बना देंगे, लॉज बना देंगे। सो वो रहना चाहते थे ब्रिटिश रूल के अंडर ही, बस थोड़े से राइट्स वाइट्स बढ़वाना चाहते थे वो इंडिया के। वो ये नहीं चाहते थे सब मार धाड़ करके इंडिया बना दो। पर एक्सट्रीमिस्ट लोग बिल्कुल भी ब्रिटिश रूल के साथ नहीं थे। एक्सट्रीमिस्ट मानते हैं कि ब्रिटिश रूल वॉज हार्मफुल, बहुत बुरा है। दे थॉट दैट ओनली कंप्लीट इंडिपेंडेंस कुड इंप्रूव इंडियाज फ्यूचर। हमारा भविष्य सिक्योर करना है तो कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, पूर्ण स्वराज, इससे कुछ नहीं होगा जी। यूज ऑफ कल्चर एंड नेशनलिज्म, अब यहाँ पे हम देखते हैं कि ये क्या है। तो मॉडरेट्स लोग कहते थे थोड़ा लॉजिकल फैक्ट वगैरह, आर्ग्यूमेंट वगैरह बताते थे, ब्रिटिश पॉलिसीज क्यों गलत हैं। फॉर एग्जाम्पल दादा भाई नारोजी ने ऐसे लड़ाई झगड़ा थोड़ी किया था, उन्होंने ड्रेन ऑफ वेल्थ की थ्योरी जो मैंने आपको पीछे पढ़ाई है, फैक्चुअली बताया ना, थ्योरी में बताया ना, बुक में बताया ना, लड़के तो नहीं बताया उन्होंने। तो ये इनका तरीका था। वहीं जो एक्सट्रीमिस्ट लोग होते हैं वो इंडिया की हिस्ट्री बताते हैं, इंडिया के फेस्टिवल्स, हमारा रिलीजन, ये वो, हमारी नेशनल प्राइड है। लोगों में इतना गुस्सा भर दो कि लोग डंडा उठा के आज ही आ जाएं। बाल गंगाधर तिलक स्टार्टेड सेलिब्रेटिंग गणेश उत्सव एंड शिवाजी जयंती टू ब्रिंग पीपल टुगेदर। बाल गंगाधर तिलक जी जो थे वो तो शिवाजी जयंती, गणेश उत्सव में लोगों को बुलाकर स्पीच दिया करते थे। वो चाहते थे लोग प्राउड फील करें अपने कल्चर को लेकर, अपने इंडियन होने को लेकर। ये एक्सट्रीमिस्ट लोगों का मानना था। मॉडरेट्स की बात करूं तो दादा भाई नारोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी। एक्सट्रीमिस्ट की बात करूं तो बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल। इनको लाल बाल पाल से भी जाना जाता है, आपने कभी 12th में भी पढ़ा होगा। ये एक्सट्रीमिस्ट नेता होते थे हमारे, बहुत ज्यादा गुस्से वाले। इनकी अचीवमेंट्स और इनकी लिमिटेशंस की बात करूं तो आइए देखते हैं क्या है। मॉडरेट्स क्या कहते हैं, एक फाउंडेशन बनाई उन्होंने। दे स्टार्टेड पॉलिटिकल एक्टिविटी इन इंडिया एंड स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट राइट्स। ये इनिशियल फेज था इंडियन पॉलिटिक्स का जब पार्टी बनी थी। सो उनका मेथड बहुत स्लो था और ब्रिटिशर्स में वो बहुत ज़्यादा विश्वास करते थे, इस वजह से कि वो कोई ऐसा रियल चेंज नहीं आ पाया, क्योंकि ब्रिटिशर्स तो तेज थे। एक्सट्रीमिस्ट लोग जो थे दे मेड द फ्रीडम मूवमेंट मोर एक्टिव एंड पावरफुल। उन्होंने क्या करा, लोगों को जोड़ा सबसे ज़्यादा और एक नेशनल गोल बनाया इंडिपेंडेंस को। हम सबका एक ही गोल होना चाहिए। बट समटाइम्स देयर अग्रेसिव मेथड्स लेड टू रिप्रेशन बाय द ब्रिटिश। कभी कभी विचारों को जेल भी जाना पड़ता था, किसी किसी को ब्रिटिशर्स पकड़ भी लेते थे। ओके, ये है। हाउ डिड द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एंड द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट मार्क अ स्ट्रेटेजिक शिफ्ट इन द प्रोग्रेस ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है, ये आपका आ सकता है। महात्मा गांधी के ये दो सबसे बड़े मूवमेंट्स थे, ये जोड़ के भी आ सकता है, अलग अलग होके भी आ सकता है। तो मैं आपको दोनों समझा दूंगा एक ही क्वेश्चन के थ्रू। तो भाई यहाँ पे आप ध्यान दो, इंडिया स्ट्रगल फॉर फ्रीडम फ्रॉम ब्रिटिश रूल इवॉल्व थ्रू सेवरल फेजेस। अलग अलग फेज आए हैं फ्रीडम स्ट्रगल में, कभी मॉडरेट्स आए, फिर एक्सट्रीमिस्ट आए नेता। लेकिन इनिशियली तो मॉडरेट्स ने लीड किया था, जैसे पीछे मैंने आपको बताया, फिर एक्सट्रीमिस्ट आए। तो धीरे 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 क्या हुआ, 1919 के बाद एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होता है जब महात्मा गांधी इस फ्रीडम स्ट्रगल के पूरे मूवमेंट को लीड करने आते हैं। क्योंकि उन्होंने जो मेथड लॉन्च किया था वो था नॉन वायलेंट मास रेजिस्टेंस, कि मैं वायलेंस का सहारा नहीं लूंगा और शांति से अपनी बातें मनवाऊंगा। इसको सत्याग्रह भी कहा जाता है।
नॉन वायलेंस को ये लेकर आया। ये कहते हैं वायलेंस बिल्कुल नहीं टॉलरेट होगी। तो होता क्या है, द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट मास मूवमेंट्स लेड बाय गांधी, उनकी जिंदगी के जो दो सबसे बड़े मूवमेंट्स थे उनमें से एक है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1920 टू 1922, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1930 टू 1934। ये दो मूवमेंट बेसिकली इस क्वेश्चन में मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट सबसे पहले हम पढ़ेंगे 1920 से 1922, यानी कि हम बिल्कुल कोऑपरेट नहीं करेंगे। कॉजेज एंड बैकग्राउंड, देखो इसका बैकग्राउंड समझो। बैकग्राउंड कुछ ऐसा है, 1919 में एक एक्ट बनाया था ब्रिटिशर्स ने जिसको रॉलेट एक्ट कहा जाता है। ये क्या है, ब्रिटिशर्स टू अरेस्ट एनीवन विदाउट ट्रायल, यानी कि ब्रिटिशर्स किसी को भी अरेस्ट कर सकते थे बिना किसी ट्रायल के, और इसको काला कानून कहा गया, ब्लैक एक्ट। फिर आता है जलियांवाला बाग मैसेकर, मैसेकर यानी कि हत्याकांड जिसको आप कहते हो, ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में ही। ओवर 1000 पीपल वर किल्ड इन अमृतसर, 1000 से ज्यादा लोग जनरल डायर ने गोलियां चलवा के वहां पे शहीद हुए थे हमारे लोग। तो वो भी एक रीजन रहा कि जो गुस्सा आया हमारे अंदर। फिर आता है खिलाफत मूवमेंट चल रहा था, मुस्लिम्स वर अपसेट ओवर द ब्रिटिश ट्रीटमेंट ऑफ द ऑटोमन कैलिफा आफ्टर वर्ल्ड वॉर वन। वर्ल्ड वॉर वन के बाद ऑटोमन एम्पायर जो था थोड़ा इंडिया से बाहर जाके है, वहां पे उनका जो कैलिफ होता है, जो ये जिसको इनका मुस्लिम बहुत बड़ा रिलीजियस लीडर होता है, उसके साथ सही ट्रीटमेंट नहीं किया था ब्रिटिशर्स ने। तो इससे मुस्लिम्स इंडिया के भी गुस्सा हो गए। तो गांधी जी ने बोला एक काम करो, हमारा भी दुश्मन ब्रिटिशर ही है, तुम्हारे भी दुश्मन वही हैं, तो क्यों ना हिंदू मुस्लिम हम एक हो जाएं। सो खिलाफत मूवमेंट को नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के साथ जोड़ दिया गया। ब्रिटिश फेलियर टू ग्रांट रिफॉर्म्स, हुआ क्या, डिस्पाइट्स इंडिया सपोर्ट ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर वन द ब्रिटिश इग्नोर्ड इंडियन डिमांड्स फॉर सेल्फ रूल। इंडियंस ने वर्ल्ड वॉर वन में बहुत सपोर्ट किया ब्रिटिशर्स को, अपनी आर्मी भेजी, अपने लोग भेजे, उन्होंने वादा किया था हम आपको सेल्फ रूल, आपको इंडिपेंडेंस देंगे, बट क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, नहीं मिला ऐसा कुछ भी। तो ब्रिटिशर्स ने हमें बहुत पागल बनाया। अब हुआ क्या, मेन ऑब्जेक्टिव ये था, विद्रॉ ऑल कोऑपरेशन फ्रॉम ब्रिटिश रूल पीसफुली, यानी कि जो भी हम तरीके से ब्रिटिशर्स को हेल्प कर रहे हैं वो सब हम खत्म कर देंगे। मेक द ब्रिटिश गवर्नमेंट फंक्शनली वीक, उनका नॉन कोऑपरेशन का मतलब है जो भी आप कोऑपरेट कर रहे हो, जो भी काम कर रहे हो उनके लिए वो सब छोड़ दो। यूनाइट इंडियंस अक्रॉस रिलीजन रीजन एंड कास्ट, किसी की कास्ट कुछ भी हो, किसी भी एरिया का हो, किसी भी धर्म का हो, सबको जोड़ना है। हुआ क्या, क्या क्या प्रोग्राम हुए इस मूवमेंट में, सबसे पहला तो था बॉयकॉट, बॉयकॉट करो, ब्रिटिश स्कूल्स में मत जाओ, ब्रिटिश कॉलेजेस में मत जाओ, ब्रिटिश कोर्ट्स में जो एडवोकेट्स हैं वो ना जाओ, ठीक है, लॉ की कोई सर्विस है तो वो बंद कर दो, ब्रिटिशर्स को फटकने दो, तड़पने दो। फॉरेन क्लोथ, जो बाहर के कपड़ा आ रहा है उसको मत खरीदो, जो ब्रिटिशर्स का सामान है वो मत खरीदो। गवर्नमेंट फंक्शंस एंड इलेक्शंस, ठीक है, इन सब का बॉयकॉट करो, गवर्नमेंट को किसी तरीके से सपोर्ट मत करो, इलेक्शंस विलेक्शंस में कहीं भी मत जाओ। सरेंडर ऑफ टाइटल्स, अगर आपको कोई टाइटल दिया गया है तो उसको सरेंडर कर दो, जो ऑनर, अगर आपको कोई ऐसी रिस्पेक्ट दी गई है, कोई अवार्ड दिया गया है, छोड़ दो। गांधी जी को कहा जाता था केसर ए हिंद, इन्होंने ये टाइटल अपना छोड़ दिया, सरेंडर कर दिया, कहते नहीं चाहिए। प्रमोशन ऑफ स्वदेशी, फिर गांधी जी ने बताया अपना खुद का यहाँ का कपड़ा पहनो, खादी, चरखा चलाना सिखाया लोगों को। लोकल इंडस्ट्रीज, अपने यहाँ की जो खुद की इंडस्ट्रीज है उसको सपोर्ट करो, हाथ से चरखा चलाओ, खुद कपड़ा बनाओ, खुद का कपड़ा खुद पहनो, ठीक है, दूसरों पर डिपेंड मत रहो। सोशल रिफॉर्म्स, गांधी जी ने बोला हिंदू मुस्लिम एक हो जाओ, यूनिटी दिखाओ, और अनटचेबिलिटी वगैरह को भूल जाओ, सभी हरिजन है, सभी हरि के जन है, लोअर कास्ट अपर कास्ट छोड़ो, इस टाइम पे इंडियन बनो, सारे लोग एक हो जाओ। और फिर इन्होंने क्या करा कि स्टूडेंट्स, बहुत सारे टीचर्स, सारे लोग बहुत ज्यादा पार्टिसिपेट करने लगे। लॉयर्स जैसे मोतीलाल नेहरू जी है, CR दास जी हैं, ये सारे बड़े बड़े लोग जो है आ गए। लॉयर्स, विमेन जैसे कि बसंती देवी, ठीक है, एक बड़े बड़े नाम थे ये। पीजेंट्स, वर्कर्स, किसान, सारे मजदूर वजदूर सब आ गए, बहुत बड़ा मूवमेंट चल रहा था। लेकिन एक ऐसा इंसिडेंट हुआ, एक ऐसा इवेंट हो गया, जैसे 1922 में चौरी चौरा, जो उत्तर प्रदेश में एक जगह है, वहां पे एक वायलेंस वाला एक इंसिडेंट हो गया जो कि गांधी जी को बिल्कुल टॉलरेबल नहीं था। तो प्रोटेस्ट करने वाले जो लोग थे उन्होंने एक पुलिस स्टेशन को जला दिया और 22 पुलिसमैन को मार दिया। तो इससे क्या हुआ, गांधी जी बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गए। वो कहते हैं यार मैं तो नॉन वायलेंस वाला हूं ना, ये मेरे सपोर्टर्स ने ऐसा क्यों किया, मेरा पूरा मूवमेंट चल रहा था अच्छे से, सारा कुछ खराब कर दिया। सो ऐसे में उनके प्रिंसिपल्स थे अहिंसा के, नॉन वायलेंस, ये उनके प्रिंसिपल के अगेंस्ट कोई बात हो रही थी, तो उन्होंने अपना मूवमेंट वापस ले लिया, रोक दिया।
इम्पैक्ट ऑफ द मूवमेंट हुआ क्या, ये पहला नेशन वाइड मास मूवमेंट था, इससे पहले कभी भी इतना बड़ा मूवमेंट नहीं हुआ जहां मिलियंस ऑफ इंडियंस लोग शामिल हो। एक पॉलिटिकल अवेयरनेस आई लोगों के अंदर, गांवों में शहरों में सभी लोग गांधी जी को आगे के लिए भी सपोर्ट करने लगे और गांधी जी एक बहुत बड़े नेशनल लीडर बनकर उभरे यहाँ से। तो ये अचीव तो नहीं कर पाए जो उनका गोल था, लेकिन जो ब्रिटिशर्स का कॉन्फिडेंस था वो जरूर हिल गया ये सब इतनी भीड़ देखकर। और इट यूनाइटेड हिंदूज एंड मुस्लिम्स, तो इससे क्या है, हिंदू मुस्लिम जब एक होंगे तो भी ब्रिटिशर्स डर गए। अब अगला आपका मूवमेंट आता है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, 1930 से लेके 1934। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में क्या हुआ, इसका बैकग्राउंड आपको समझाता हूं। इसका बैकग्राउंड कुछ ऐसा है, देखो साइमन कमीशन को समझने से पहले आपको मैं इसका इंट्रो देता हूं कि साइमन कमीशन है क्या। तो साइमन कमीशन वाज अ ग्रुप ऑफ 7 ब्रिटिश मैन, 7 अंग्रेज लोग जो इंडिया में आए 1928 में, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के बंदे थे। उनका काम था कि हाउ वेल द ब्रिटिश सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट वाज वर्किंग, ब्रिटिशर्स इंडिया में कैसा काम कर रहे हैं वो देख कर आओ, क्या कोई चेंज करना है या नहीं। तो बट हेयर इज द प्रॉब्लम, नॉट अ सिंगल इंडियन वाज पार्ट ऑफ द कमीशन। ये जो कमीशन आई ये सब चीजें देखने चेक करने, एक भी इंडियन इसमें नहीं था। तो ये अपने से तो सब कुछ अच्छा ही बताएंगे, गलत क्या बताएंगे, तो ये दिक्कत है। सो 1927 में नो इंडियन मेंबर्स, ऑल पार्टीज बॉयकॉटेड दिस कमीशन, सबने इसका बॉयकॉट किया। फिर 1928 में एक नेहरू रिपोर्ट आती है, डिमांडेड डोमिनियन स्टेटस बट रिजेक्टेड बाय द ब्रिटिशर्स। बोला गया कि हमें एक डोमिनियन स्टेटस दो, हमें थोड़ा सा स्वराज वगैरह दो, हम खुद से कुछ कर पाए, पर वो मना कर दिया, ये नहीं कर रहे थे कुछ भी। फिर लाहौर का सेशन हुआ 1929 में, कांग्रेस अंडर द जवाहरलाल नेहरू डिमांडेड पूर्ण स्वराज। जवाहरलाल नेहरू ने 1929 में बोला हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, हमें पूरी इंडिपेंडेंस चाहिए। तो 26 जनवरी 1930 को इंडियंस सेलिब्रेट करते हैं इंडिपेंडेंस डे अपना पहली बार। वो कहते हैं कि हम आज़ाद हैं, 26 जनवरी 1930 को वो कहते हैं कि अब हम स्वराज के लिए लड़ेंगे, अब हम आज़ादी के लिए लड़ेंगे। तो गांधी गेव एन 11 पॉइंट डिमांड टू ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड इरविन। वो 11 बातें गांधी जी कहते हैं इरविन को, और वो कहते हैं एक तो ये जो सॉल्ट का टैक्स है भाई इसको हटा दो, नमक जो है एक ऐसी चीज है जो हर घर में चाहिए ही चाहिए, इस पर टैक्स मत लगाओ, और जो लैंड रेवेन्यू टैक्स ले रहे हो ये कम करो, एंडिंग लिक्वर ट्रेड, ये लिक्वर वगैरह का ट्रेड एंड करो। तो ये सब चीजें रिजेक्ट हो गई, तो गांधी जी गुस्से में आ गए। तो अब वो कहते हैं अब मैं मूवमेंट चलाऊंगा भाई। फिर उन्होंने अपना मूवमेंट लॉन्च किया, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। इसके लिए इन्होंने 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च किया, यानी कि वॉक करी बहुत दूर तक लोगों को साथ जोड़कर। गांधी वॉकड 240 किलोमीटर फ्रॉम साबरमती टू दांडी। अपने आश्रम से दांडी नाम की एक जगह थी जहां नमक के बड़े बड़े पहाड़ थे, तो वहां पर ये पहुंचे और गुजरात में ये इन्होंने जो है मार्च किया। ऑन 6 अप्रैल 1930 ही ब्रोक द सॉल्ट लॉ। एक नमक का कानून था कि नमक सिर्फ ब्रिटिशर्स बनाएंगे और कोई नमक नहीं बना सकता। गांधी जी गए खुद समुद्र से जाकर नमक जो है वो अलग करके और उन्होंने नमक बनाया। तो एक सिंबॉलिक एक्ट था, दिखा रहा था कि हाँ भाई मैंने कानून तोड़ दिया, अब बताओ क्या करना है। हम किसी डिसओबीडियंस क्या होता है, हम कोई बात मानेंगे ही नहीं, ओबीडियंट हम है ही नहीं। सो प्रोग्राम्स ऑफ द मूवमेंट, इसमें सबसे पहले तो जो कॉलोनियल लॉज थे, जितने भी इन्होंने कानून बनाए थे अंग्रेजों ने, चाहे वो नमक का कानून हो, चाहे ब्रिटिशर्स क्लोथ्स और ये जो लिक्वर से रिलेटेड चीजें हो, ना इनका दारू लेना है ना इनके कपड़े लेने हैं, सब कुछ छोड़ दो, कोई टैक्स नहीं देना, किसी को कोई टैक्स देना ही नहीं है, ठीक है, बिल्कुल पूरा तरीके से एकदम डिसोबीडियंस। रिजाइनेशन फ्रॉम गवर्नमेंट जॉब्स, रिजाइन कर दो, इनके कोई जॉब कर रहे हो तो छोड़ दो। पिकेटिंग ऑफ लिक्वर शॉप्स एंड फॉरेन गुड्स स्टोर्स, जो बाहर का सामान था, जो दुकानें थी, वो सब एकदम ऐसे बंद करवा दी। विमेन मेड सॉल्ट, बहुत सारी विमेन गई, उन्होंने खुद नमक बनाया। और ये बड़ी बड़ी जो मार्च हो रही थी, जो लोग चल चल के जा रहे थे, उसमें बहुत ज्यादा नंबर में विमेन आई। ट्राइबल लोग भी जुड़ गए जो फॉरेस्ट में रहते थे, बताओ, उन्होंने फॉरेस्ट लॉज तोड़ने शुरू कर दिए। जो जो ब्रिटिशर्स ने फॉरेस्ट लॉज बनाए थे वो भी तोड़ दिए लोगों ने। गवर्नमेंट का कोई रिस्पॉन्स तो देगी भाई, तो बस ब्रूटली रिस्पॉन्स ये दिया कि 19,000 लोगों को अरेस्ट कर लिया, लाठी चार्ज किया, जो सामने आता था दे भाई, ज्यादा तू वो बन रहा है गवर्नमेंट के अगेंस्ट आएगा, फाइन लगाया। न्यूज़पेपर को सेंसर कर दिया, न्यूज़पेपर में कुछ दिखा नहीं सकते। गांधी जी, नेहरू जी, सरदार पटेल जी, सबको जेल में डाल दिया इन्होंने, सबको जेल में डाल दिया एक एक करके। कहते तुमने माहौल खराब कर रखा है देश का। फिर क्या है आगे आपको बताता हूं। गांधी इरविन पैक्ट होता है 1931 में। ब्रिटिश एग्रीड टू रिलीज प्रिजनर्स, ब्रिटिशर्स कहते हैं ठीक है, जिन जिन लोगों को हमने अरेस्ट किया था हम छोड़ देंगे, और गांधी भी एग्री करता है।
वो कहते हैं कि चलो छोड़ दोगे तो फिर मैं सेकंड राउंड टेबल जो कॉन्फ्रेंस होगी लंदन में, जहाँ पे मीटिंग होगी, सभी लोग आएंगे, मैं भी आऊँगा, पर वो कॉन्फ्रेंस हो नहीं पाई। तो गांधी जी बहुत डिसअपॉइंट होके वापस आए वहाँ से। तो इस तरीके से सब कुछ चल रहा था। फिर मूवमेंट इन्होंने वापस से रीस्टार्ट कर दिया 1932 में, और वापस से इनका मूवमेंट रुकवा दिया। फिर 1934 का टाइम आया, बट स्पिरिट ऑफ रेजिस्टेंस रिमेन अलाइव। ठीक है, 1934 तक ये पूरा मूवमेंट जो है वो अच्छे से एंड हो चुका था, सही से नहीं हो पाया। इम्पैक्ट क्या रहा? क्रिएटेड अ सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस, लोगों में कॉन्फिडेंस आया, लोगों में एक प्राइड आई कि हाँ भाई हम इंडियन हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं, ब्रिटिशर्स के लॉस को तोड़ सकते हैं, पीसफुली चैलेंज भी कर सकते हैं बिना लड़ाई झगड़े के। ये चीज सामने आई। तो ह्यूज इंटरनेशनल सपोर्ट, पूरे दुनिया में ये दिखाया जा रहा था, पूरे दुनिया की मीडिया में सॉल्ट मार्च को कवर किया गया। जो रूरल एरियाज थे, ट्राइबल एरियाज थे, जंगल थे, विमेन थी, वर्कर्स थे, सारे इसमें आ गए। तो बहुत क्लियर था कि इंडियंस वुड नो लॉन्गर एक्सेप्ट ब्रिटिशर्स रूल्स, यानी कि लोगों को समझ आ चुका था, मैसेज वॉज क्लियर कि अब आप यहाँ से चले जाओ, अब हम आपका रूल एक्सेप्ट नहीं करने वाले हैं। स्ट्रेटेजीज शिफ्ट इन द फ्रीडम स्ट्रगल ड्यू टू दिस मूवमेंट। अब ये मूवमेंट्स की वजह से स्ट्रेटेजीज में क्या हुआ, देखो बताता हूँ। कि पहले ये मूवमेंट एलिट्स का था, बड़े लोगों का था, अब ये लोगों का बन गया ये मूवमेंट। बिफोर गांधी क्या होता था, कुछ एजुकेटेड लीडर ही मूवमेंट चलाते थे, बट बाद में मिलियंस ऑफ द कॉमन पीपल, इतने लोग, लाखों लोग जुड़ गए, फार्मर्स, वीमेन, स्टूडेंट, वर्कर, जो आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। नॉन वायलेंस वॉज वेपन। तो गांधी जी ने बोला अहिंसा पे चलना है। ठीक है, इंडियंस को बोला भाई कि स्ट्रेंथ अपनी दिखानी है तो अहिंसा के ऊपर चलो, स्ट्रेटेजी यही है। ब्रिटिशर्स अपने आप शॉक्ड हो जाएंगे क्योंकि जब वो देखेंगे। क्लियर डिमांड फॉर इंडिपेंडेंस, गांधी जी कहते हैं कुछ नहीं चाहिए। अर्लियर पहले के नेता क्या कहते थे, डोमिनियन स्टेटस दे दो जी, रिफॉर्म्स कर दो जी, थोड़े लॉज बना दो जी। गांधी कहते नहीं, कंप्लीट इंडिपेंडेंस लेके रहूंगा, पूर्ण स्वराज, ये हमारा नेशनल गोल है अब सबका, अब हम यहाँ पे मानेंगे नहीं, कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। डायरेक्ट चैलेंज टू ब्रिटिश लॉस, ये कहते हैं कि सीधा कानून तोड़ेंगे, सॉल्ट का कानून तोड़ दिया, फॉरेस्ट के कानून तोड़ दिए, टैक्स के कानून तोड़ दिए। सो इट वॉज नो लॉन्गर जस्ट स्पीचेस एंड बॉयकॉट्स। अब यहाँ सिर्फ भाषण नहीं देने, करके दिखाना है, फील्ड में आके दिखाना है कि हाँ हम बॉयकॉट भी कर सकते हैं, बस भाषण नहीं देते। इंटरनेशनली पूरे दुनिया ने देखा कि इंडियंस कैसे फाइट कर रहे हैं अपने राइट्स के लिए। ब्रिटिशर्स को भी बहुत क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा ग्लोबली कि आप कितना वायलेंस करते हो। ओके, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनालाइज द रीजंस लीडिंग टू द पार्टीशन ऑफ बंगाल। जो बंगाल है उसके ऊपर क्वेश्चन आपका शॉर्ट नोट्स में भी आ सकता है, लॉन्ग में भी आ सकता है। सो बंगाल का पार्टीशन कैसे हुआ, आइए देखते हैं। तो ये जो आप मेरे पीछे फोटो देख रहे हो, ये लॉर्ड कर्जन है। इसने क्या किया था, डिवाइड एंड रूल, यानी कि लोगों को तोड़ो, जो इंडियंस हैं उनमें हिंदू मुस्लिम में लड़ाई लड़वाओ, एक तरफ हिंदू है एक तरफ मुस्लिम है, इनको इतना लड़वा दो, इतना लड़वा दो कि इनकी यूनिटी तोड़नी है कैसे भी करके। तो बंगाल जो था अपना, वो पूरा बहुत बड़ा था, एक तरफ था ईस्ट बंगाल, एक तरफ था वेस्ट बंगाल। ठीक है, जैसे ये पूरा मैप है, तो एक लाइन में यहाँ पे खींच दूं तो ये वाला आपका वेस्ट साइड है बंगाल का, ये आपका ईस्ट साइड है। तो ये पूरा एरिया है। कभी आपने सोचा है आज का जो हमारा स्टेट वेस्ट बंगाल है उसको वेस्ट बंगाल क्यों कहते हैं, है तो वो ईस्ट साइड में, तो वो यहीं से आता है। देखो मैं आपको समझाता हूँ कि जो पूरा का पूरा बंगाल था, इसके वेस्ट में ज्यादातर हिंदू रहते थे, ईस्ट में ज्यादातर मुस्लिम्स रहते थे। इन्होंने रिलीजियस उस पे बेसिस पे बंगाल को ही 2 पार्ट्स में सबसे पहले डिवाइड कर दिया था। इंडिया तो बहुत बाद में डिवाइड हुआ है, तो ये इन्होंने बहुत पहले डिवाइड एंड रूल का सोच लिया था। द पार्टीशन ऑफ बंगाल इन 1905 वाज अ की इवेंट इन द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। और बंगाल, वन विद मुस्लिम मेजोरिटी एंड द अदर विद हिंदू मेजोरिटी, वॉज सेपरेटेड, वॉज डिवाइडेड, और यहाँ पार्टीशन हुआ, जो भी कह सकते हो। ब्रिटिश डिवाइड एंड रूल स्ट्रेटेजी। सो ब्रिटिशर्स का एक मेथड था जिसको कहते हैं डिवाइड एंड रूल, कि भाई इंडिया को कंट्रोल में रखना है तो आप क्या करो, डिविजन्स क्रिएट कर दो अलग अलग ग्रुप्स में। ठीक है, इससे बहुत ईजी होगा पावर मेंटेन करना। द पार्टीशन ऑफ बंगाल वॉज पार्ट ऑफ दिस स्ट्रेटेजी, ये इसकी स्ट्रेटेजी थी। दे वॉन्टेड टू सेपरेट हिंदू एंड मुस्लिम्स, वो चाहते थे कि ये दोनों मिलकर कभी भी यूनाइट ना हो, तो उन्होंने कहा कि हिंदू मुस्लिम्स को लड़वाओ। तो यही है, वो लड़वाना कैसे है, बंगाल का वो डिवीजन कर दो, पार्टीशन कर दो, अलग अलग इनको शुरू से ही ये सब सिखा दो। रिलीजियस डिफरेंसेस। सो बंगाल हैड अ मिक्स ऑफ हिंदू एंड मुस्लिम्स, बंगाल जब पूरा था तो वहाँ हिंदू मुस्लिम दोनों रहते थे। एंड द ब्रिटिश सॉ दिस एन अपॉर्चुनिटी, ब्रिटिशर्स को समझ आ गया भाई यही अपॉर्चुनिटी है लड़वाने की,
तो दे डिवाइडेड द रीजन, उन्होंने ऐसा ये डिवाइड मतलब इसको डिवाइड किया, जहां मोस्टली मुस्लिम्स थे इस साइड में उसको अलग कर दिया, जहां मोस्टली हिंदू थे उसको अलग कर दिया। सो ब्रिटिश थॉट दिस माइट मेक इट इजियर टू कंट्रोल टू ग्रुप्स, अगर हम उनको अलग अलग कर देंगे तो दोनों को हम अच्छे से मैनिपुलेट कर पाएंगे, दोनों को अच्छे से कंट्रोल कर पाएंगे, ये उनका मानना था। इकोनॉमिक कंट्रोल की बात करें तो बंगाल वॉज एन इंपॉर्टेंट रीजन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था क्योंकि वहाँ रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा थे, एग्रीकल्चर बहुत अच्छा होता था, ट्रेड वहाँ से बहुत अच्छा होता था। ईस्ट बंगाल तो इतना फर्टाइल एरिया है, इतनी अच्छी खेती होती है, स्पेशली बहुत वैल्यूएबल एरिया है क्योंकि वहाँ पे जूट वगैरह की खेती बहुत अच्छी होती है। तो ब्रिटिशर्स ये बिलीव करते हैं द सेपरेटिंग बंगाल वुड हेल्प देम मैनेज एंड कंट्रोल द इकोनॉमी बेटर, अगर ये बंगाल के दो टुकड़े हो जाएंगे तो उसको मैनेज करने में ईजी रहेगा और जितना भी प्रोडक्शन होगा वो सारा पैसा जो भी आएगा हम अपने पास रखेंगे। ग्रोइंग नेशनलिज्म हुआ क्या 1900s के बाद क्या होता है, मोर एंड मोर पीपल इन बंगाल स्पेशली द एजुकेटेड मिडिल क्लास वर बिकमिंग पॉलिटिकली एक्टिव एंड वांटिंग मोर राइट्स, लोग पढ़ने लिखने लगे थे, लोग ना ब्रिटिशर्स से सवाल करने लगे थे, पढ़े लिखे युवा। तो अब ब्रिटिशर्स क्या चाहते थे कि यार ऐसे तो ये हमें जो है दबाने की कोशिश करेंगे, तो उनको एक खतरा लगा, थ्रेट लगा। सो बाय डिवाइडिंग बंगाल दे होप टू रिड्यूस द स्ट्रेंथ ऑफ द बंगाली पीपल, वो कहते हैं अगर बंगाल को ही डिवाइड कर देंगे तो इनकी स्ट्रेंथ अपने आप कम हो जाएगी। तो हु हैड स्टार्टेड ऑर्गेनाइजिंग प्रोटेस्ट एंड मूवमेंट्स फॉर इंडिपेंडेंस, जो लोग प्रोटेस्ट वगैरह कर रहे हैं वो करने भी रुक जाएंगे, बंद हो जाएगी प्रोटेस्ट वगैरह। फिर क्या होता है यहाँ पे, क्लेम ऑफ बेटर एडमिनिस्ट्रेशन, तो ब्रिटिशर्स ये बोलते हैं कि दैट द बंगाल वॉज सिंपली टू लार्ज, कहते हैं बहुत बड़ा था तो वहां अच्छे से हम गवर्नमेंट हमारी काम कर नहीं पा रही थी तो हमने उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। हाउएवर मैनी पीपल डिडंट बिलीव दिस रीजन, ये रीजन बहुत ही बेकार रीजन है, ऐसा थोड़ी होता है कि बड़ा था तो उसको हमने डिवाइड कर दिया, ये बहुत बेकार रीजन दिया था। उन्होंने डिवीजन इसीलिए किया था क्योंकि वो डिवाइड एंड रूल चाहते थे, ये कभी नहीं चाहते थे कि हिंदू मुस्लिम एक होकर इनके लिए लड़े। एंगर एंड प्रोटेस्ट, ये जो पार्टीशन हुआ बंगाल का ये कुछ लोगों को एक्सेप्टेबल नहीं था। सो बहुत से हिंदूज थे उनको ये लग रहा था कि जो डिवीजन हुआ है ये अटेम्प्ट है कि भाई इस एरिया में हिंदू मुस्लिम का इन्फ्लुएंस कम करना है। तो लोगों ने प्रोटेस्ट करी इस पार्टीशन के अगेंस्ट, लोग स्ट्राइक पे चले गए, बॉयकॉट करा सामान का, रैली वगैरह निकाली, प्रोटेस्ट करी। सो ये प्रोटेस्ट बिकेम स्ट्रॉन्गर एज पीपल सॉ द डिवीजन एज अ वे टू डिवाइड देम अलोंग रिलीजियस लाइंस, लोगों को समझ में आया कि धर्म के नाम पर हमें बांटा जा रहा है तो लोग और ज्यादा प्रोटेस्ट करने लगे। अब हमारा अगला क्वेश्चन है इवेल्युएट द डिफरेंट ट्रेंड्स विद इन द स्वदेशी मूवमेंट। अब स्वदेशी मूवमेंट पे भी आपका क्वेश्चन आ सकता है, तो ये आपको कैसे अटेम्प्ट करना है मैं आपको बताता हूं। देखो, द स्वदेशी मूवमेंट विच बिगेन इन द अर्ली 20th सेंचुरी इन द ब्रिटिश इंडिया, ठीक है, ये क्या था, प्राइमरली इसमें ये बोला गया स्वदेशी यानी कि खुद का यूज करना है, विदेशी सामान को बॉयकॉट करो। तो बेसिकली गांधी जी और जितने भी उस टाइम के जो नेता थे, जो एक्सट्रीमिस्ट नेता थे, वो आते हैं, बाल जो लाल बाल पाल जो मैंने पीछे आपको पढ़ाया, तो वो कहते हैं इकोनॉमिक बॉयकॉट करो। वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट ट्रेंड्स ऑफ द स्वदेशी मूवमेंट वाज द इकोनॉमिक बॉयकॉट। सबसे पहली चीज आती है इकोनॉमिकली, सामान उनका खरीदो ही मत। द इंडियन नेशनलिस्ट जो हमारे यहाँ के लीडर्स थे वो कहते हैं कि वो ब्रिटिशर्स जो है ना वो बहुत एक्सप्लॉइट कर रहे हैं हमें, तो अगर हम उनका सामान जो है बॉयकॉट करेंगे तो उनसे क्या होगा, उनको नुकसान पहुंचेगा। तो दिस बॉयकॉट वाज सीन एज अ डायरेक्ट चैलेंज, इससे सीधा चैलेंज कर रहे हैं हम उनकी इकोनॉमी को। सो पीपल वर अर्ज टू स्टॉप यूजिंग ब्रिटिश प्रोडक्ट्स, लोगों से ये रिक्वेस्ट करी गई कि आप मत यूज करो, इंडिया का सामान यूज करो, बना बनाया स्वदेशी। सो द बॉयकॉट ऑल्सो एम्ड एट डिस्ट्रॉइंग द इकोनॉमिक फाउंडेशन ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया, तो मेनली वो इकोनॉमिकली वीक करना चाहते थे ब्रिटिशर्स को। प्रमोशन ऑफ स्वदेशी यानी कि जो इंडिजीनियस अपना खुद का घर का सामान है, अ नेचुरल एक्सटेंशन ऑफ द बॉयकॉट वाज द प्रमोशन ऑफ स्वदेशी गुड्स, जो घर का सामान है, खुद से आपने खादी वगैरह कपड़ा बनाया है वो यूज करो, बाहर का जो बना बनाया है रेडीमेड है वो मत यूज करो। इसका क्या होगा इससे कि दिस वाज सीन नॉट ओनली एज अ वे टू अपोज ब्रिटिश प्रोडक्ट बट ऑल्सो टू रिवाइटलाइज इंडियाज ट्रेडिशन। हमारा सिर्फ बॉयकॉट नहीं होगा, हमारा खुद का जो हैंडीक्राफ्ट है, हमारी जो इंडस्ट्रीज हैं वो दोबारा से रिवाइव करेंगी। तो द प्रमोशन ऑफ खादी बिकेम ए सिंबल ऑफ सेल्फ रिलायंस, खादी का प्रमोशन करना नेशनलिज्म का सिंबल बन गया कि आप अपने देश का सामान यूज कर रहे हो। महात्मा गांधी
और बहुत सारे लीडर्स आए जिन्होंने स्वदेशी को प्रमोट करा और कहते हैं कि अपने खुद का यहाँ का ही यूज करो सब कुछ। कल्चरल रिवाइवलिज्म, अब क्या होता है, द स्वदेशी मूवमेंट वाज आल्सो अ कल्चरल रिवाइवलिस्ट मूवमेंट। यहाँ पे कल्चर्स की भी बात करी गई, जो हमारे इंडिया का एंशिएंट कल्चर है, जो हमारे वैल्यूज हैं वो लाओ भाई। तो दिस ट्रेंड वाज पार्टिकुलरली एविडेंट इन द प्रमोशन ऑफ इंडियाज क्लासिकल आर्ट। जो हमारा क्लासिकल आर्ट है, लिटरेचर है, एजुकेशनल सिस्टम्स हैं, गुरुकुल सिस्टम है, वो सारी चीजों की सिग्निफिकेंस को समझो। इससे क्या होगा, जब आप अपने कल्चर को याद करोगे कि पहले आपका इंडिया ऐसा था, तो बहुत जरूरी है, आपकी एक नेशनल आइडेंटिटी बनेगी, जो कि ब्रिटिशर्स से, ये कॉलोनियलिज्म से जो हमारी इमेज बनी है इससे बहुत अलग है वो आइडेंटिटी। तो लोगों को इनकरेज किया गया अपनी जो पुरानी पुरानी वैल्यूज हैं उसको याद करो। पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस एंड मोबिलाइजेशन, तो स्वदेशी मूवमेंट हेल्प्ड, इससे बहुत मदद मिली मोबिलाइज करने में, मोबिलाइज लोगों को इकट्ठा करना, जोड़ना, बहुत सारे लोग आए, एक प्लेटफॉर्म यहाँ पे बना जहाँ लोगों को अवेयरनेस के बारे में बताया गया। तो इससे क्या हुआ कि जो इंडियंस थे सोसाइटी में, सो द मूवमेंट हेल्प इन रेडिकलाइजिंग सेक्शंस, लोगों को बताया गया भाई अब खड़े हो जाओ बस। तो द बंगाल पार्टीशन इन 1905 विच लेड टू द मूवमेंट्स ग्रोथ इग्निटेड वाइड स्प्रेड पॉलिटिकल एगिटेशन स्पेशली इन बंगाल। सो जब बंगाल का डिवीजन हुआ तो लोगों में और ज्यादा आग लग गई कि भाई ये ऐसा ऐसा हो रहा है, अब खड़े हो जाओ। तो द आइडिया ऑफ पॉलिटिकल सेल्फ डिटर्मिनेशन, लोगों को बोला गया भाई हमें अपने आप को खुद रूल करना है। ये इन्होंने बंगाल बांटा है, कल को ये पूरे इंडिया को बांटेंगे, तो यही टाइम है, एक हो जाओ सारे के सारे। वायलेंट एंड रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज, बहुत बारी देखा गया स्वदेशी मूवमेंट के टाइम पे कि वाइल द स्वदेशी मूवमेंट वाज लार्जली नॉन वायलेंट, वैसे तो नॉन वायलेंट ही था, बट स्टिल एक रेडिकल सेक्शन था जो एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स थे। सो बंगाली रेवोल्यूशन जो वहां पे जो लीड कर रहे थे, जैसे सुभाष चंद्र बोस हैं, औरबिंदो घोष हैं, ये तो सीधा सीधा डायरेक्ट हथियार उठा के हमला करने पे विश्वास रखते थे, ब्रिटिशर्स को मार ही दो। तो दीज ग्रुप्स बिलीव दैट पैसिव रेजिस्टेंस वुड नॉट सफिशिएंट, यानी कि ये नहीं आप प्यार से बातचीत कर रहे हो तो पैसिव रह के एक्टिव बनो, ठीक है, बॉम्ब फेंको सीधा जाके, असैसिनेशन करो, मार दो, तब जाके मजा आएगा इनको। फिर क्या है, रिलीजियस एंड सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स, स्वदेशी मूवमेंट ऑल्सो कोइंसाइडेड विद द राइज ऑफ रिलीजियस एंड सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स। इसी टाइम पे कुछ रिलीजियस मूवमेंट्स भी चल रहे थे, हिंदुइज्म में भी, बुद्धिज्म में भी, इस्लाम में भी। आर्य समाज जैसे कि सोसाइटी बनी, ब्रह्मो समाज जो मैंने आपको बताया था, ठीक है, राजा राम मोहन रॉय वाला, रामाकृष्ण मिशन, ठीक है, जो आपके विवेकानंद जी हैं, ये सारे लोग आ रहे थे, हिंदूज को जगा रहे थे, रिवाइव कर रहे थे, चीजें सुधार रहे थे। क्यों? ताकि लोग खड़े हों ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। ओके, तो द गोल ऑफ दिस मूवमेंट, एक ही गोल था कि एक नेशनल, अपनी जो आइडेंटिटी है, स्ट्रॉन्ग नेशनल कल्चर है बेस्ड ऑन स्पिरिचुअल एंड मॉरल रिजुविनेशन हो रहा था, कि लोग वापस से जाने, ये जो गलतियां हैं उसको छोड़ो, जो गलत गलत चीजें, गलत प्रैक्टिसेस हैं, अनटचेबिलिटी, चाइल्ड मैरिज, सती, जो सोशल लेवल्स हैं, इनको पीछे छोड़ के आगे बढ़ो, ठीक है। एजुकेशन रिफॉर्म्स भी हो रहे थे। स्वदेशी मूवमेंट ऑल्सो स्पर्ड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड रिफॉर्म्स एम्ड एट डेवलपिंग एन एजुकेटेड सेल्फ सफिशिएंट पॉपुलेशन। अपने लोगों को एजुकेट करो, इस टाइम पे स्वदेशी, अपने यहाँ की नॉलेज दो, बाहर की चीजें ज्यादा मत पढ़ो। इट सॉट टू काउंटर द ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम, जो ब्रिटिशर्स का एजुकेशन सिस्टम है उसको छोड़ो, अपने वाले पे फोकस करो। जो इंडिया का वर्नाकुलर लैंग्वेजेस का सिस्टम है, अपने अपने लैंग्वेज में सीखो जो सीखना है, सिर्फ इंग्लिश के पीछे मत जाओ। ट्रेडिशनल जो है अपनी जो भी एजुकेशन है वो लो। रोल ऑफ विमेन, विमेन का ये रोल रहा, विमेन प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन द स्वदेशी मूवमेंट, क्योंकि बॉयकॉट करना सामानों का और स्वदेशी प्रोडक्ट्स को यूज करना, खादी वगैरह, इसके लिए विमेन ने बहुत ज्यादा इसका प्रमोशन किया। सो विमेन वर इनकरेज टू पार्टिसिपेट इन प्रोटेस्ट, विमेन्स को बोला जाता था आप आओ प्रोटेस्ट वगैरह में पार्टिसिपेट करो, बॉयकॉट करो, अवेयरनेस फैलाओ, क्योंकि जो विमेन है वो ज्यादा अवेयरनेस फैला सकती है। द मूवमेंट ऑल्सो लेड टू द राइज ऑफ विमेन्स ऑर्गेनाइजेशंस, इसी टाइम पे बहुत सारी विमेन्स ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह भी बनी, तो ये सारी चीजें आती हैं। आउटकम क्या निकला? विमेन सच एज सरोजनी नायडू, कस्तूरबा गांधी, बीना दास, इन्होंने इतना काम किया है सोशल बैकवर्डनेस को हटाने के लिए, आप सोच भी नहीं सकते। तो द मूवमेंट गेव देम एन अपॉर्चुनिटी टू पार्टिसिपेट इन पब्लिक लाइफ, इससे इनको भी एक अपॉर्चुनिटी मिली कि भाई हाँ हम भी लोगों के लिए कुछ भला कर सकते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है, क्रिटिकली एवेल्युएट द रोल ऑफ द लेफ्ट इन द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, यानी कि जो लेफ्टिस्ट लोग होते हैं, जो लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी है, उनका क्या रोल रहा। एनालाइज द कंट्रीब्यूशन ऑफ जयप्रकाश नारायण
एंड द फॉर्मेशन ऑफ द कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी CSP। ये क्वेश्चन अलग अलग भी आ सकते हैं, यहां से लेके सिर्फ लेफ्ट वाला भी सिर्फ आ सकता है, और यहाँ फिर सिर्फ JP नारायण वाला और सोशलिस्ट पार्टी वाला भी आ सकता है। ये दोनों साथ में भी आ सकते हैं, तो मैं आपको दोनों साथ में करवा रहा हूं, जैसे आया आप वैसे अटेम्प्ट कर लेना। तो इंट्रोडक्शन देखो, द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल वॉज अ वास्ट एंड कॉम्प्लेक्स मूवमेंट। यहाँ पे सिर्फ एक आइडियोलॉजी वाले नहीं, कम से कम 10 अलग अलग आइडियोलॉजी वाले लीडर्स थे जो कि जिनका गोल सेम था। वाइल महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस एंड अदर्स आर ऑफन रिमेंबर्ड एज द की फिगर्स, हम अक्सर इन्हीं का नाम लेते हैं, बट कुछ और भी लोग थे जिनका बहुत बड़ा रोल रहा। वन सच इंपॉर्टेंट फोर्स वॉज द लेफ्ट। लेफ्ट लोगों के बारे में भी आपको जानना चाहिए, लेफ्टिस्ट लोगों के बारे में, जिसमें सोशलिस्ट लोग भी थे, कम्युनिस्ट भी थे, मार्क्सिस्ट भी थे, इनको भी समझना है। तो द लेफ्ट एडिड अ न्यू डायमेंशन टू द फ्रीडम मूवमेंट बाय फोकसिंग। इनका फोकस जो होता है लेफ्टिस्ट लोगों का, वो बेसिकली क्लास स्ट्रगल के ऊपर होता है। जो इकोनॉमिक जो हो रही हैं चीज़ें कि कोई मतलब गरीब है कोई अमीर है, जो इकोनॉमिक जो जस्टिस दिलवाना, वर्कर्स के राइट की बात करना, इक्वालिटी की बात करना। सो इंस्टेड ऑफ ओनली फाइटिंग फॉर पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस, ये सिर्फ पॉलिटिकली काम नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, सिर्फ लेफ्टिस्ट लोगों का जो है फेयर और इक्वल सोसाइटी बनाने का भी गोल है, यानी कि इकोनॉमिक इक्वालिटी के लिए ये लड़ रहे हैं, साथ साथ पॉलिटिकल तो है ही है। तो इनमें से सोशलिस्ट लीडर्स का जब मैं नाम लेता हूं, एक नाम आता है JP नारायण जी का, जो बहुत इन्फ्लुएंशियल थे। ही अलोंग विद अदर्स, उन्होंने अपनी एक पार्टी बनाई थी, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, 1930s में। सोशलिस्ट आइडियाज को एक मतलब अगर मैं आपको बताऊं तो ब्रिंग सोशलिस्ट आइडियाज इनटू द हार्ट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस में सोशलिस्ट आइडियाज जोड़ने का काम इन्होंने किया था। ठीक है, और जो गरीबों के भी लिए आवाज उठानी है वो इन्होंने शुरू करी। एमरजेंस ऑफ लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी, सो द लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी बिगेन स्प्रेडिंग इन इंडिया आफ्टर द रशियन रेवोल्यूशन, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में ही रशियन रेवोल्यूशन के बाद लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी का स्प्रेड हुआ था, जिससे बहुत लोग इंस्पायर थे रशियन रेवोल्यूशन से। तो द आइडिया ऑफ ओवरथ्रोइंग एन इंपीरियलिस्टिक सिस्टम, यही हुआ था रशियन रेवोल्यूशन में, एंड क्रिएटिंग अ सोसाइटी बेस्ड ऑन इक्वालिटी, यही हुआ था यहाँ पे। तो जस्टिस भी लोगों को चाहिए था। तो बहुत से यंग इंडियंस जो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड थे गरीबी से, इनइक्वालिटी से, और जो ब्रिटिशर्स ने उनके साथ एक्सप्लॉयटेशन किया था, तो वो लोग इनसे इंस्पिरेशन लेते हैं। तो इनमें से मैं आपको कुछ नाम बताता हूँ लेफ्टिस्ट नेताओं के। सेवरल लीडर्स लाइक M.N. रॉय, S.A. दांगे एंड मुजफ्फर अहमद, कौन थे? बिगेन टू प्रमोट मार्क्सिस्ट एंड सोशलिस्ट आइडियाज। लेफ्ट विंग के ये नेता थे जो कि आगे चलकर एक पार्टी बनाते हैं, द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, CPI, इन 1925। कम्युनिस्ट पार्टी बाहर तो थी बट इंडिया में नहीं थी पहले। सो इंडिया में ये पार्टी बनती है, लेफ्टिस्ट लोगों ने अलग ही पार्टी बना ली। फोकस ऑन वर्कर और पीजेंट्स, बेसिकली लेफ्ट विंग का फोकस गरीब लोगों के ऊपर, वर्कर्स के ऊपर ही होता है। तो द लेफ्ट पेड स्पेशल अटेंशन टू द वर्किंग क्लास एंड पीजेंट्स, जैसा कि मैंने आपको बताया, क्योंकि मेन स्ट्रीम जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो ज़्यादा इन पे फोकस नहीं करती। तो इन्होंने क्या करा, ट्रेड यूनियंस बनाई, पीजेंट यूनियंस बनाई, किसान सभा वगैरह बनाई, और इन्होंने अपनी कुछ डिमांड्स वगैरह रखी, जैसे कि वर्कर्स को अच्छा खासा पैसा मिले, वेजेस सही से मिले, दिहाड़ी, लैंड रिफॉर्म्स, जिनके पास ज़मीन नहीं है वो उनको दी जाए, लैंड लॉर्ड वगैरह वाला सिस्टम ख़त्म करो, वर्किंग कंडीशंस अच्छी करो, जो रूरल लोगों के ऊपर जो कर्ज है वो माफ़ करो, जो बॉन्डेड लेबर है ज़बरदस्ती काम करवा रहे हो वो बंद करो। तो इनकी अप्रोच बहुत रेवोल्यूशनरी थी। कैसे? अनलाइक गांधीज नॉन वायलेंस मेथड, इन्होंने क्या करा, स्ट्रगल तो किया लेकिन साथ साथ आर्म्ड रेजिस्टेंस भी देखने को मिलता है। जब लेफ्टिस्ट लोगों की बात आती है तो कभी कभी इन्होंने हथियार भी उठाए हैं अपनी डिमांड्स के लिए। ग्रुप्स लाइक द हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, जिसको HSRA कहा जाता है, जिसके लीडर थे भगत सिंह। तो वो आपको पता ही है, भगत सिंह के बारे में बताने की जरूरत नहीं है यार, इतने बड़े फ्रीडम फाइटर, तो वो अपने लिए कुछ भी कर सकते थे। उन्होंने सोशलिस्ट और लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी को वो फॉलो करते थे, एंड यूज ऑफ फोर्स अगेंस्ट द ब्रिटिश रिजीम टू ब्रिंग अबाउट ट्रू फ्रीडम। उन्होंने अपने पूरा फोर्स का, पावर का यूज करा, बॉम्ब धमाका फेंक के, मार पीट के, जो भी हो सकता है, बस अपना काम करवाओ। अपोजिशन विद इन द कांग्रेस, हुआ क्या, जो लेफ्ट विंग थी स्पेशली द CSP लेटर ऑन ऑपरेटेड विद इन द कांग्रेस पार्टी बट कॉन्स्टेंटली चैलेंज्ड इट्स लीडरशिप फॉर बीइंग टू सॉफ्ट ऑन लैंडलॉर्ड्स। ये जो लोग थे लेफ्टिस्ट वाले, CSP वाले, ये कांग्रेस के साथ ही रहते थे बट लगातार कांग्रेस को गलत भी बताते कि क्योंकि कांग्रेस जो है कैपिटलिस्ट लोग, लैंडलॉर्ड लोग और ब्रिटिशर्स के लिए बहुत सॉफ्ट थी। ठीक है, और दे वांटेड कांग्रेस टू फाइट
नॉट जस्ट फॉर स्वराज बट ऑल्सो फॉर सामाजिक न्याय। वो कहते हैं सिर्फ स्वराज यानी कि पॉलिटिकल नहीं है एजेंडा, एजेंडा हमारा इकोनॉमिक भी है, हमें सामाजिक न्याय भी चाहिए, ठीक है, सोशल जस्टिस भी चाहिए। अब हम जयप्रकाश नारायण जी की बात करते हैं और जो उनकी पार्टी है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी CSP, इसको समझते हैं इसका क्या रोल रहा। तो जयप्रकाश नारायण, जिनको जेपी भी कहा जाता है, was one of the most influential leaders of the Indian freedom struggle. While many remember leaders like गांधी, नेहरू, लेकिन जेपी जी का कंट्रीब्यूशन भी बहुत बड़ा है हमारे इंडिपेंडेंस मूवमेंट में। मैं आपको बताऊं, ही डिडंट जस्ट फाइट फॉर इंडियाज इंडिपेंडेंस, उन्होंने गरीबों के लिए भी आवाज उठाई, सोशल जस्टिस के लिए आवाज उठाई, इक्वालिटी के लिए आवाज उठाई, वर्कर्स के राइट्स के लिए आवाज उठाई। उन्होंने अपना जीवन जो है इतना ज्यादा लगा दिया इन सब कामों में कि आज हम सब उनको बहुत बड़ा एक लीडर मानते हैं। और 1902 में इनका जन्म हुआ था बिहार में। जेपी ग्रू अप विटनेसिंग पॉवर्टी, गरीबी में जिए थे, एक्सप्लॉयटेशन इन्होंने देखा था, फार्मर्स के साथ क्या क्या होता है, वर्कर्स के साथ क्या क्या होता है। यूएसए में ये पढ़े थे 1920s में, जहाँ पे उन्होंने बहुत सारी जॉब भी करी है भाई, बर्तन वगैरह भी मांझे हैं इन्होंने, ठीक है, ताकि अपनी एजुकेशन पूरी कर पाए। तो देयर ही रीड मार्क्सिस्ट लिटरेचर, वहाँ जब यूएस में थे वहाँ इन्होंने मार्क्सिस्ट लेफ्टिस्ट लेफ्ट विंग के आइडियोलॉजीज को पढ़ना शुरू किया, बहुत इंस्पायर हुए ये उनसे। और फिर आगे जाके जब वो इंडिया आए 1929 में, तो उन्होंने INC यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया। डीपली मूव्ड बाय महात्मा गांधीज आइडियल्स, गांधी जी से वो बहुत ज्यादा मतलब ऐसे इंप्रेस थे, बट वो मानते हैं कि गांधी जी का ज्यादा फोकस नॉन वायलेंस और ग्रेजुअल धीरे धीरे चेंज पे है, वो इतना इनफ नहीं है, गरीबी और इनइक्वालिटी ऐसे नहीं जाएगी। तो ऐसे में ये पार्टी एक बनी CSP, क्यों? क्योंकि 1930s में बहुत सारे यंग कांग्रेस लीडर्स थे जो ऐसा मानते थे कि बहुत ही एलीट पार्टी है जो कांग्रेस है, आम लोग वर्कर वगैरह पीजेंट वगैरह की बात हो नहीं रही है, बस यहाँ पे सारे लॉयर लैंडलॉर्ड्स और वेल्दी लोग भरे पड़े हैं। तो ऐसे में ब्रिटिशर्स के लिए भी ये बहुत सॉफ्ट है, ठीक है, बस पिटिशंस डालते रहो, लेटर्स भेजते रहो, ढंग से कुछ करते नहीं है, कोई स्ट्रगल कर नहीं रहे हैं, वर्कर्स और फार्मर्स की बात कर नहीं रहे हैं। तो फिर हुआ क्या कि कुछ लीडर्स हैं जैसे जेपी, राम मनोहर लोहिया, आचार्य नरेंद्र देव, मीनू मसानी, इन्होंने क्या करा कि फ्रीडम जो है ब्रिटिशर्स से जो लेनी है वो जब आएगी जब हम अपनी इकोनॉमिक इनइक्वालिटी की भी बात रखेंगे कि भाई हाँ गरीबों के लिए भी कुछ करवाना है। तो ये 3-4 जो लोग थे जो मैंने आपके पीछे नाम लिए हैं, ये सारे अब एक हो गए। अब ये कहते थे कि अगर एक पार्टी की अलग बना दे हम तो कैसा रहेगा। तो 1934 में इन्होंने पटना में बिहार के अंदर एक पार्टी बनाई टू पुश द कांग्रेस टू अडॉप्ट सोशलिस्ट पॉलिसीज। कांग्रेस को पता चले कि हाँ भाई सोशलिज्म क्या होता है, लोगों के लिए करना क्या होता है, वर्कर्स के लिए क्या होता है, आवाज उठाना। यूज मास एगिटेशन, एजिटेशन का मतलब है प्रोटेस्ट करना, स्ट्राइक्स वगैरह पे जाना, ताकि ब्रिटिशर्स का रूल अब हटाना ही हटाना है। व्हाट डिड द CSP डू, ये जो CSP पार्टी है इन्होंने क्या करा, कांग्रेस के अंदर एक्टेड एज अ रेडिकल फैक्शन विद इन द पार्टी। पहले तो जब कांग्रेस के साथ ये सब लोग थे तो लगातार कांग्रेस को गलत बताते थे, प्रोटेस्ट करते थे, स्ट्राइक्स पे जाते थे, ग्रास रूट लेवल पे कैंपेन चलाते थे ब्रिटिशर्स को पीछे करने के लिए, हटाने के लिए, कि भाई हाँ गरीबों के लिए काम करेंगे। फार्मर्स के लिए इन्होंने डिमांड करा कि भाई लैंड रिफॉर्म्स हो, यानी कि लैंड टू द टिलर, यानी कि टेक लैंड फ्रॉम जमींदार्स, जो बड़े बड़े लोग हैं जिनके पास बहुत बड़ी बड़ी जमीनें हैं, तो उन सबसे उनकी जमीनें वगैरह छीनो और वो जमीनें फार्मर्स को दे दो जिनके पास नहीं है। फॉट अगेंस्ट अनफेयर टैक्सेस, जो अनफेयर टैक्स लिया जा रहा है, जो कर्ज है, जो इंटरेस्ट वगैरह ले रहे हैं, ये सब खत्म करवाओ। वर्कर्स के लिए उन्होंने सपोर्ट करा लेबर यूनियंस को, फाइट लड़ी, उनको सही दिहाड़ी मिले, सही वेजेस मिले, उनका जो काम करने का टाइम है वो शॉर्ट किया जाए, थोड़ा घंटे कम करो, कंडीशन सुधारो। ऑर्गेनाइज स्ट्राइक्स यानी कि हड़ताल वगैरह करी फैक्ट्रीज में, माइंस में, रेलवेज में, तो जो भी अपनी तरफ से कर सकते थे इन्होंने किया। एंटी कास्ट एंड सोशल जस्टिस, इसके अलावा कास्ट सिस्टम, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, अनटचेबिलिटी, इसके लिए भी इन्होंने आवाज उठाई। और एनकरेज दलित्स, दलित्स को इन्होंने एनकरेजमेंट दिया, ट्राइबल लोग, विमेन, कि आप आओ हमारी पार्टी ज्वाइन करो, ये फ्रीडम स्ट्रगल में हमारा साथ दो, ये सारी बातें हैं। रेवोल्यूशनरी टैक्टिक्स, तो गांधी जी के थोड़ा सा डिफरेंट जाके इन्होंने द CSP बिलीव्ड इन नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस बट डिडंट रूल आउट रेडिकल एक्शंस। कैसे? ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट JP एस्केप्ड फ्रॉम प्रिजन एंड लेड अंडरग्राउंड रेजिस्टेंस, अर्निंग हिम द टाइटल हीरो ऑफ क्विट इंडिया। जब क्विट इंडिया मूवमेंट चल रहा था 1942 में, तो JP नारायण जेल से भाग जाते हैं और अंडरग्राउंड रहकर पूरा मूवमेंट संभालते हैं, तो ये भी इन्होंने किया था। क्लैश ऑफ आइडियाज विद इन कांग्रेस, हुआ क्या
गांधी जी अलग सोचते थे, सोशलिस्ट लोगों का अलग मानना था। गांधी जी का फोकस होता था मॉरल, अच्छी बातें, विलेज इसके ऊपर ज्यादा ध्यान देना है, खादी चरखा चलाओ, खादी पहनो, हिंदू मुस्लिम यूनिटी। पर सीएसपी वाले लोग मानते हैं कि ये इंडस्ट्रियलाइजेशन हो जल्दी से जल्दी, लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन हो, जिसके पास जमीनें नहीं है जमीन दो, क्लास का जो स्ट्रगल है, इकोनॉमिक जो इनइक्वालिटी है इसको कम करना है, ये इनका मेन टारगेट था। बट यूनिटी अगेंस्ट ब्रिटिश। लेकिन चाहे कितने भी डिफरेंसेस हो, गांधी जी हो चाहे कोई भी हो, कांग्रेस हो, ये सभी लोग एक हो जाते थे। जैसे 1942 के अंदर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, 1930s के अंदर ये सारे नेता फिर एक भी हो जाते थे। बेशक से इनकी आइडियोलॉजीज अलग थी बट ये रहते सारे यूनाइटेड ही थे, ठीक है। इम्पैक्ट ऑफ जेपी एंड द सीएसपी, तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा। सोशलिस्ट इन्फ्लुएंस ऑन कांग्रेस ये रहा कि पुश्ड कांग्रेस टू इंक्लूड सोशल जस्टिस इन इट्स एजेंडा, जो पहले ये एजेंडा में नहीं था, ये सोशल जस्टिस भी अब कांग्रेस ने अपने एजेंडा में रखा। और आजादी के बाद कांग्रेस ने लैंड रिफॉर्म्स वगैरह करे, जमींदारी सिस्टम को एंड करा, तो ये इसी का ही इम्पैक्ट था। लेबर लॉज बनाए कि मिनिमम इतनी दिहाड़ी मिलेगी, इतने घंटे काम करना है, वर्कर्स के राइट के लिए कांग्रेस ने आवाज उठाई, जो कि इसी का इम्पैक्ट था। जेपी नारायण नहीं बोलते तो शायद ये सब चीजें नहीं होती। ग्रास रूट लेवल पे मोबिलाइजेशन हुआ, छोटे से छोटा आदमी भी यहाँ पे जुड़ा, वर्कर, मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स क्यों ना हो, वो सारे के सारे आके फ्रीडम स्ट्रगल में जुड़ गए। और यहीं से बहुत सारी और भी सोशलिस्ट पार्टीज निकली 1947 के बाद, जैसे सोशलिस्ट पार्टी 1948 में, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी 1952 में, बाद में इन्हीं से ही छोटी छोटी पार्टियां और बनी, समाजवादी पार्टी यूपी के अंदर, आरजेडी बनी बिहार के अंदर, समझ रहे हो। पहले ये सीएसपी थी, यहीं से इनकी जननी है, आगे और पार्टियां बनती हैं। तो जयप्रकाश नारायण एंड द सीएसपी वर लाइक द कॉन्साइंस ऑफ इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल, इनको आप कभी नहीं भुला सकते। दे रिमाइंडेड एवरीवन दैट फाइटिंग द ब्रिटिश वाज नॉट इनफ, हमें सिर्फ ब्रिटिशर्स से नहीं लड़ना, हमें गरीबी से लड़ना है, हमें कास्टिज्म से लड़ना है, हमें जो एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है इससे भी लड़ना है। तो उनके आइडियाज आज भी आपको इंस्पायर करते हैं अगर आप इनके आइडियाज को पढ़ते हो। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिटिकली एग्जामिन द रीजंस फॉर द पार्टीशन ऑफ इंडिया। आखिर भारत का जो बंटवारा हुआ, जो पार्टीशन हुआ, उसके पीछे क्या रीजंस थे? आखिर ऐसा क्या हुआ कि अपना इंडिया दो कंट्रीज में, जो ब्रिटिश इंडिया था वो दो कंट्रीज बनी, इंडिया और पाकिस्तान। इसके पीछे का मैं आपको बताऊंगा। सो द पार्टीशन ऑफ इंडिया इन 1947 लेड टू द क्रिएशन ऑफ टू इंडिपेंडेंट नेशंस। ये जो पार्टीशन हुआ इसकी वजह से दो नेशंस बने, एक इंडिया और एक था पाकिस्तान। एंड ये बहुत बड़ी ट्रॉमेटिक और बहुत वॉयलेंट इवेंट है हिस्ट्री की, क्योंकि इतने लोग इसमें मारे गए थे। लगभग 15 मिलियन लोग जो हैं उनका डिस्प्लेसमेंट हुआ था, लोगों को इधर से उधर जाना पड़ा था। तो ये जो पार्टीशन था इसको मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में बताने जा रहा हूँ, क्योंकि जो बहुत से लोग ऐसे हिंदू थे जो पाकिस्तान में रह गए थे, उनको वहां मार दिया गया था। और बहुत सी ऐसी चीजें हुई, रेप, किडनैपिंग, मर्डर्स, एब्डक्शन, इतनी चीजें मैं आपको बता नहीं सकता, ठीक है। बहुत ट्रेजिक इवेंट था, क्योंकि एक तो इंडिया है, यहाँ पे भी मुस्लिम्स हैं, यहाँ पे भी मुस्लिम्स हैं, ईस्ट और वेस्ट दोनों साइड मुस्लिम्स थे। तो जहां मुस्लिम मेजोरिटी थी वो पाकिस्तान बनना था, तो दो पाकिस्तान बने, एक तो ये वाला पाकिस्तान बना और एक ये वाला पाकिस्तान बना, ठीक है, वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान। तो अब इसी को मैं आपको आगे बताने जा रहा हूँ, ठीक है। आई होप आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आएगा। देखो, ब्रिटिश कॉलोनियल रूल लेइंग द ग्राउंड वर्क फॉर डिवीजन, तो बहुत पीछे लेकर जाऊंगा मैं आपको कि ब्रिटिशर्स ने कैसे डिवाइड करके ये पार्टीशन के बीच बहुत पहले बो दिए थे। 1857 के बाद क्या हुआ, आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857, आपने 1857 के बारे में सुना होगा, क्रांति, रेवोल्यूशन जो हुई थी, ठीक है, रिवोल्ट हुआ था। तो ब्रिटिशर्स डर गए थे, वहां से इन्होंने सोचा था कि अब इनको डिवाइड एंड रूल करना है, क्योंकि जब ये यूनाइटेड थे तो 1857 की क्रांति बहुत खतरनाक हुई थी। हिंदू मुस्लिम्स को डिवाइड करना है ताकि फ्यूचर में कोई ऐसी अपराइजिंग ना हो। सो दे बिगेन पोर्ट्रेइंग हिंदूज एंड मुस्लिम्स एज फंडामेंटली डिफरेंट, तो उन्होंने बताना शुरू कर दिया कि हिंदू मुस्लिम आप दोनों अलग अलग हो, आप एक जैसे हो ही नहीं, आपका कल्चर अलग है, आपकी लॉयल्टी अलग होनी चाहिए, आपका पॉलिटिकल इंटरेस्ट भी अलग होना चाहिए। सो मुस्लिम्स एसोसिएटेड विद द मुगल एम्पायर वर व्यूड विद सस्पिशन एंड सिस्टमेटिकली मार्जिनलाइज्ड, उनको बताया गया मुस्लिम्स आप तो अलग हो, आप तो मुगल एम्पायर के साथ रिलेटेड हो, ये है वो है। तो एक लड़ाई झगड़ा शुरू करवाया। सबसे पहले आता है सेंसस एंड कम्युनल कैटेगराइजेशन। हुआ क्या, सेंसस को हम कहते हैं जनगणना, की पॉपुलेशन की काउंटिंग होती है। सो ब्रिटिश सेंसस फ्रॉम 1871 ऑनवर्ड, उसके आगे जब भी सेंसस हुआ, सो उन्होंने इंडियंस को क्लासिफाइड कर दिया रिलीजन, कास्ट और एथनिसिटी के बेसिस पर, और इससे उन्होंने कम्युनल आइडेंटिटीज बनाई जो पहले नहीं होता था। तो जब आप कम्युनल आइडेंटिटीज बनाते हो इस तरीके की,
तो वो क्या करता है, डिवाइड कर देगा लोगों को। सेपरेट इलेक्टोरेट, ये सबसे बड़ा रीजन माना जाता है। द इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, ठीक है, और इन्होंने क्या करा, एक एक्ट बनाया, कानून बनाया कि सेपरेट इलेक्टोरेट बनाई मुस्लिम्स के लिए। बोला एक एरिया डिफाइन करेंगे हम, ये वाला एरिया जो होगा यहाँ पे सिर्फ मुस्लिम लोग ही वोट डालने जाएंगे, यानी कि दिस मुस्लिम्स कुड वोट ओनली फॉर मुस्लिम कैंडिडेट। अगर आप मुस्लिम हो तो सिर्फ मुस्लिम्स के लिए वोट दोगे, हिंदुओं को नहीं दोगे, समझ रहे हो, यहीं से इन्होंने बंटवारा कर दिया ना। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया 1919 में, एंड कम्युनल अवार्ड ऑफ 1932, इससे और ज्यादा चीजें गहरी हो गई, क्योंकि इसी चीज को, इलेक्टोरेट वगैरह को इन्होंने और ज्यादा बढ़ा दिया इन एक्ट्स में। ये जो रिफॉर्म्स थे इन्होंने जो करे थे, इससे क्या हुआ, जो रिलीजियस कम्युनिटीज थी, ये क्या हुआ, पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूएंसीज बना दी उसको। यहाँ पे कोई रीजनल कम्युनिटी रह रही है, कोई रिलीजन से रिलेटेड लोग रह रहे हैं, उसको आपने पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूएंसी बना दी पूरी। कह रहे हो कि यार यहाँ पे तो सिर्फ मुस्लिम्स के लिए है, मुस्लिम मुस्लिम ही रहेंगे, तो ये तो उन्होंने बहुत पहले से कर दिया था। एमरजेंस ऑफ रिलीजियस नेशनलिज्म, अब इसी टाइम पे थोड़ा रिलीजियस नेशनलिज्म भी देखने को मिलता है। कैसे, हिंदूज के अंदर क्या था, द राइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस बनी, जैसे द हिंदू महासभा जो 1915 में बनी, आरएसएस जो 1925 में बना। इन्होंने हिंदू आइडेंटिटी के ऊपर ज्यादा फोकस किया, मुस्लिम्स के बारे में तो इन्होंने कोई बात नहीं करी, सिर्फ हिंदूज के बारे में। लीडर्स लाइक वीडी सावरकर, इन्होंने हिंदुत्व की आइडियोलॉजी बताई, बोला कि भाई हम इंडियंस को, हिंदूज को, हिंदू हिंदू हिंदू, बार बार इन्होंने ऐसे नॉन हिंदू कम्युनिटीज को साइड करके हिंदूज को एक करने पे फोकस किया, तो ये भी एक रीजन रहा। फिर ऐसा ही मुस्लिम्स में भी हो रहा था, एक महान व्यक्ति वहां पर भी था ऐसा भाई, जवाहरलाल नेहरू। इन रिएक्शन मुस्लिम्स ने भी अपने खुद के वो ग्रुप्स वगैरह बनाए। सर सैयद अहमद खान प्रमोटेड मुस्लिम एजुकेशन, इन्होंने बोला मुस्लिम्स हो, मुस्लिम्स की एजुकेशन लो, पॉलिटिकली आप लोयल रहो ब्रिटिशर्स के लिए। बाद में मोहम्मद इकबाल और मोहम्मद अली जिन्ना आए, जिन्होंने बोला कि अलग से हमें ब्रिटिशर से भी अलग होना है, इंडिया से भी अलग होना है, पाकिस्तान बनाना है, ठीक है। तो ऐसा होने लगा। खिलाफत एंड इट्स आफ्टरमैथ, हुआ क्या, मैंने अभी पीछे आपको खिलाफत मूवमेंट और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में बताया था, जहां टेम्परेरी हिंदू और मुस्लिम एक थे। लेकिन वहीं एक घटना हुई थी, बहुत बुरी घटना, केरला के अंदर, जिसको द मोपला रेबिलियन कहा जाता है। वहां पे बहुत सारे ब्रिटिशर्स और हिंदूज को मारा गया मुस्लिम्स के द्वारा, हिंदूज भी बहुत मरे थे। तो इसकी वजह से और क्या हुआ, हिंदू मुस्लिम्स के बीच में नफरत बढ़ गई। फिर आता है द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग एंड द पाकिस्तान डिमांड। अब जब मुस्लिम लीग आती है तो ये जिन्ना की पार्टी थी, ओके। सो द मुस्लिम लीग फॉर्म्ड इन 1906, ओरिजिनली सॉट मुस्लिम पॉलिटिकल राइट्स। ये कहते हैं कि सिर्फ हमें मुस्लिम्स के बारे में बात करनी है, हमें आइडेंटिटी अपनी बस मुस्लिम रखनी है, हमें कोई इंडिया से मतलब नहीं है। और आफ्टर 1937 प्रोविंशियल इलेक्शंस, हुआ क्या था, एक इलेक्शन हुए 1937 में जहां कांग्रेस जीती थी। तो इनसे बोला, कांग्रेस को इन्होंने बोला कि हमें भी कोalition गवर्नमेंट में बना लो यार, साथ में मुस्लिम लीग को भी रख लो। कांग्रेस ने मना कर दिया, कहते भाई नहीं हम तो नहीं रखेंगे। तो इससे ये और गुस्से में आ गए, कहते ये अभी नहीं रख रहे, आगे क्या करेंगे मुस्लिम्स के साथ। तो जिन्ना वहीं पे गुस्से में आया, टू नेशन थ्योरी लेकर आ गया, कहता है इंडिया किसी एक का नहीं है, इंडिया दो अलग अलग कम्युनिटीज के लोगों का है, एक हिंदू और एक मुस्लिम। तो वो कहता है कि हिंदू और मुस्लिम दोनों अलग हैं, सेपरेट करो इनको, ठीक है, बहुत डिफरेंसेस है इनमें। लाहौर रेजोल्यूशन आ गया 1940 में कि भाई फॉर्मली उन्होंने लिख के अपनी डिमांड रख दी ब्रिटिशर्स के आगे, हमें अलग पाकिस्तान चाहिए, इंडिया से अलग होना है। कॉन्ट्राडिक्शंस एंड कॉम्प्लेक्सिटीज, हुआ क्या, यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात आती है। द मोस्ट fervent सपोर्ट फॉर पाकिस्तान केम फ्रॉम मुस्लिम्स इन माइनॉरिटी प्रोविंसेस लाइक यूपी एंड बिहार। आपको जान के हैरानी होगी, पाकिस्तान बनाने की लोकल सपोर्ट यूपी बिहार से आई, जहां मुस्लिम्स बहुत कम थे। जो नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस है, जो इंडिया के ऊपर जाओगे, ये वाले एरिया के जो मुस्लिम्स थे वो नहीं चाहते थे पाकिस्तान में जाना, ठीक है। मैनी मुस्लिम्स इन पंजाब, बंगाल एंड द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, वो इतने एंथुसियास्टिक नहीं थे, इतने एनर्जेटिक नहीं थे पाकिस्तान में जाने के लिए। तो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग बात है। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच की राइवलरी देखते हैं और आगे समझते हैं फिर क्या होता है। तो 1937 का जब इलेक्शन हुआ, कांग्रेस ने रिफ्यूज कर दिया, हम कोई पावर शेयरिंग नहीं करेंगे, कोई वो कोalition गवर्नमेंट नहीं बनाएंगे 1937 के बाद। तो मुस्लिम लीग गुस्से में आ गई। सो डिस्पाइट बीइंग अ माइनॉरिटी, द लीग वांटेड टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज द सोल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मुस्लिम्स। हालांकि इसको मुस्लिम्स के भी वोट नहीं मिल रहे हैं, पर ये खुद को इंडिया में बता रही है कि हम ही मुस्लिम्स के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, हम ही मुस्लिम्स के लिए अलग देश चाहते हैं। तो हुआ क्या,
कैबिनेट मिशन प्लान आया 1946 की बात अब हम कर लेते हैं। सो इसमें एक प्लान बनाया कि कैसे इंडिया को आज़ाद करवाना है, ठीक है, इंडिया कैसे बनेगा। तो उसके लिए मैं आपको पहले ये प्लान समझाता हूँ ये था क्या। देखो, द कैबिनेट मिशन प्लान वाज अ प्रपोजल मेड इन 1946 बाय 3 ब्रिटिश मिनिस्टर्स। ब्रिटेन के 3 मिनिस्टर थे जो कि एक प्लान बना के आते हैं, हु केम टू इंडिया टू हेल्प डिसाइड हाउ पावर वुड बी ट्रांसफर्ड। ये जो इंडिया को आजाद करोगे, ये पावर कैसे ट्रांसफर करोगे, किसको क्या बनाओगे। तो इन्होंने एक प्लान बनाया, या तो पहला प्लान है यूनाइट कर दो पूरा इंडिया, द प्लान वांटेड टू कीप इंडिया यूनाइटेड, ठीक है, इंडिया पाकिस्तान एक ही रहेगा। दूसरा प्लान बनाया, ग्रुप बना दो प्रोविंसेस के, कि इंडिया वुड बी डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स, इंडिया के 3 टुकड़े करके आप उसको रिलीजियस बेसिस पे बना दो। जैसे ग्रुप ए बना दो, हिंदू मेजोरिटी वाला प्रोविंस है यूपी बिहार बॉम्बे, इसको अलग कंट्री बना दो। फिर मुस्लिम्स के लिए अलग बना दो। फिर इसके अलावा ईस्ट में भी मुस्लिम्स है तो वहां पे भी अलग बना दो। या तो प्रोविंसेस के हिसाब से आप कंट्री बना लो, ठीक है, ये एक था। या फेडरल गवर्नमेंट बना लो कि देयर वुड बी अ सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स एंड कम्युनिकेशन, बट प्रोविंसेस वुड हैव अ लॉट ऑफ पावर। आप स्टेट्स को बहुत ज्यादा पावर दे दो, सेंट्रल गवर्नमेंट से भी ज्यादा। ये भी भाई पसंद नहीं आया लोगों को। फिर ये था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भी बना लेंगे, एक प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा, एक नया कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का। ये मुस्लिम लीग को एक्सेप्टेबल नहीं था। और नो फोर्स सेपरेशन, प्रोविंसेस कुड चूज टू स्टे इन अ ग्रुप और लीव इट, कि भाई अगर प्रोविंसेस को रहना है इंडिया में तो वो रहे, रहना है पाकिस्तान में तो रहे, नहीं रहना तो वो चले जाए। ना लीग को पसंद आया ना कांग्रेस को पसंद आया, तो इनको तो जाना पड़ा। कहते भाई तू वापस जा, हमें चाहिए ही नहीं। हुआ क्या, कांग्रेस चाहती थी एक सेंट्रल गवर्नमेंट हो अच्छी सी, ठीक है, मुस्लिम लीग चाहती थी एक अलग कंट्री हो पाकिस्तान नाम से। तो एट फर्स्ट बोथ एग्रीड, बट लेटर द मुस्लिम लीग रिजेक्टेड द प्लान एंड स्टार्टेड डिमांडिंग पाकिस्तान अगेन। पहले तो वो एग्री कर रहे थे, धीरे धीरे लोगों को समझ आया ये तो बेकार प्लान है, तो मुस्लिम लीग ने बोला नहीं हमें तो पाकिस्तान ही चाहिए। तो फिर 1947 में फाइनली क्या हुआ, यही हुआ, सेपरेशन होना, मतलब वही था कि भाई यहाँ पार्टीशन होना ही था। फिर कम्युनल वायलेंस बहुत ज़्यादा हुई, ठीक है, मास मोबिलाइजेशन, हर कोई अपने हिंदुओं को अपने मुस्लिम्स को इकट्ठा करने में लगा हुआ है, एक दूसरे को मार रहा है। डायरेक्ट एक्शन डे सबसे खतरनाक दिन था, 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने क्या करा, बोला कि डायरेक्ट एक्शन हम लेंगे अगर आपने हमें आज़ाद नहीं करा, अलग पाकिस्तान नहीं बनाया, जहां मुस्लिम्स होंगे वहीं हम पाकिस्तान बना देंगे। कैलकाटा हो, वहां पे इतने कम्युनल राइट्स हुए, इतने ज़्यादा, ओवर 4000 डेथ वहां देखने को मिलती है, ठीक है। इसके अलावा रिटेलिएशन में बहुत सारी लड़ाइयाँ हुई, नोआखली में, बिहार में, पंजाब में, वेस्ट बंगाल में, अमृतसर में, लाहौर में, सब जगह लड़ाइयाँ ही लड़ाइयाँ। फिर क्या हुआ, रूमर्स फैल रही थी बहुत ज़्यादा, पैम्पलेट, इन्फ्लामेटरी स्पीचेस, हेट स्पीच दी जा रही थी, रिलीजियस प्रोपोगेंडा कि हिंदू ऐसे होते हैं, हिंदू वैसे होते हैं, इनको मारो, ठीक है, फॉल्स रूमर्स अबाउट एट्रोसिटीज, ठीक है, कि हिंदुओं ने तो इतने लोग वहां मारे हैं तुम भी मारो। ये रूमर्स बेमतलब की बातें इतनी हुई कि बेचारे इतने लोग मारे गए। मंदिरों से और मस्जिदों से आवाज़ें आ रही थी कि हिंदुओं को मारो, हिंदुओं को मारो, मस्जिदों से आवाज़ आ रही थी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। जेंडर्ड वायलेंस बहुत ज़्यादा थी, जो महिलाएं हैं, विमेन है, उनके साथ तो बहुत बुरा बुरा हुआ, ठीक है, मास एब्डक्शन उठा उठा कर ले गए, रेप हुए इतने ज़्यादा, फोर्स्ड कन्वर्जन, हिंदू से मुस्लिम बना दिया गया कितनों को तो, ठीक है। अब यहाँ पे ब्रिटिशर्स का रोल क्या आता है मैं आपको बताता हूँ, कि वो इतनी जल्दी जल्दी निकलना चाहते थे अब कि उन्होंने सही से पूरा प्लान भी नहीं बनाया। माउंटबेटन आते हैं, लॉर्ड माउंटबेटन। तो लॉर्ड माउंटबेटन 1947 में आए, एक प्लान बनाकर आए थे, जल्दी से पावर दे दूंगा अब मैं इंडियंस को और यहाँ से निकल लूंगा। हुआ क्या था, 1948 में इंडिया को पावर दी जानी थी, लेकिन इन्होंने डेट को थोड़ा और जल्दी कर दिया। 15 अगस्त 1947 डेट डिसाइड करी कि हम 15 अगस्त को आज़ाद करेंगे। बहुत ही कम टाइम था, तो इससे क्या है कि पार्टीशन और ये लड़ाई से बच पाने का टाइम, वायलेंस से बच पाने का टाइम बहुत कम था, तो ऑब्वियसली फिर सब कुछ खराब तो होना ही था। तो हुआ क्या, एक चीज और देखो, ये है सर साइरिल रेडक्लिफ। इन्होंने क्या करा, इनको एक टास्क दिया गया था कि बॉर्डर बना, चल भाई ये इंडिया है ना, चल पाकिस्तान का बॉर्डर बना दे, कैसे कैसे बॉर्डर्स बनाने हैं। इन्होंने बस 5 हफ्ते के अंदर ऐसे डिसाइड करा कि भाई ऐसे 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 मैं बना दूंगा। देखो, एक लाइन ऐसे खींच दी, एक लाइन ऐसे खींच दी, चलो भाई बन गया बॉर्डर। अब ये सोचो, इन्होंने तो लाइन खींच दी, इस लाइन की वजह से कितने लोगों की जान चली गई वो आपको आइडिया भी नहीं होगा। तो द अवार्ड वॉज नॉट मेड पब्लिक अंटिल आफ्टर इंडिपेंडेंस। लोगों को आज़ादी देने के बाद बताया जा रहा है कि लाइन खिंच गई है, उस पार हो आप विदेश में बैठे हो, अपने घर में नहीं हो। अपने घर में बैठे बैठे लोग रिफ्यूजी बन गए, तो सोचो इससे बुरा क्या हो सकता है।
एडमिनिस्ट्रेटिव कोलैप्स हो गया, ब्रिटिशर्स तो छोड़ के चले गए, एडमिनिस्ट्रेशन कोई है ही नहीं, ना कोई पुलिस ना कोई लॉ ऑर्डर, कुछ भी नहीं है। सो पंजाब और बंगाल के अंदर तो इतनी लड़ाइयाँ हो गई, इतनी लड़ाइयाँ हो गई, कोई क्लियर प्लान नहीं है, रिफ्यूजी लोग कहाँ जाएंगे, ठीक है, माइनॉरिटीज का क्या होगा। ब्रिटिश ट्रूप्स रिमेन पैसिव ऑब्जर्वर्स, जो ब्रिटिश ट्रूप्स थोड़े बहुत थे वो देख रहे हैं तमाशा, कुछ कर ही नहीं रहे हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें हुई। सोशियो इकोनॉमिक एंड क्लास डायमेंशंस की अगर मैं अब बात करूं तो थोड़ा इसको समझ लेते हैं। हुआ क्या, मुस्लिम लीग ने क्या करा, द लीग वॉज लेड लार्जली बाय मुस्लिम लैंडलॉर्ड्स एंड इलीट्स हु फियर्ड लूजिंग देयर स्टेटस इन अ डेमोक्रेटिक इंडिया डोमिनेटेड बाय हिंदू इंडस्ट्रियलिस्ट एंड प्रोफेशनलिस्ट। तो ये लोग चाहते थे मुस्लिम लीग वाले तो हम भाई अलग ही चलेंगे, क्योंकि मुस्लिम्स ये मान रहे थे कि बस हिंदू लोग हैं वही उनका दबदबा होगा आगे चल के। इसके अलावा इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज भी बहुत थी। बंगाल के अंदर जो मुस्लिम पीजेंट्स थे रिजेंटेड हिंदू लैंडलॉर्ड्स। इन पंजाब economic competition existed between Sikh farmers and Muslim tenants. So these material grievances fed into communal narratives. जो लोग बेचारे गरीब थे ज्यादातर मुस्लिम, वो कहते हैं यार हम रह ही नहीं सकते इन अमीर लोगों के साथ। तो अर्बन मिडिल क्लास एंजाइटी, अब देखो मुस्लिम प्रोफेशनल्स इन सिटीज लाइक लखनऊ एंड दिल्ली फियर्ड मार्जिनलाइजेशन इन द कांग्रेस डोमिनेटेड नेशनलिस्ट मूवमेंट। वो कह रहे हैं मुस्लिम्स कि अगर कांग्रेस ने डोमिनेट किया देश को तो हमें तो कुछ भी नहीं मिलेगा, ये सारा का सारा तो बस ये जो इंडस्ट्रियलिस्ट जो लोग हैं इन्हीं का ही सब फायदा होगा। सो पार्टीशन अपीयर टू ऑफर अ स्पेस फॉर देयर सोशल मोबिलिटी। तो ये कहते हैं अगर पार्टीशन होगा तो हम अपना अलग से कुछ तो रह पाएंगे, वरना इनके साथ तो भाई हम रह ही नहीं पाएंगे। फिर रीजनल वेरिएशंस इन पार्टीशन एक्सपीरियंस, हर जगह पार्टीशन का एक्सपीरियंस थोड़ा अलग अलग रहा। पंजाब में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े हुए, पंजाब विटनेस द मोस्ट इंटेंस वायलेंस, सबसे ज्यादा वायलेंस यही थी। द कोलैप्स ऑफ द यूनियनिस्ट पार्टी एंड द असैसिनेशन ऑफ लीडर्स लाइक लियाकत अली खान, ठीक है। तो इससे क्या हुआ कि बहुत आतंकवाद फैला, लियाकत अली खान जैसे बड़े बड़े लीडर्स को मरवा दिया गया। तो ये तो सबसे बड़ा एपिसेंटर था लड़ाई झगड़े का पंजाब। बंगाल के अंदर भी ऐसा ही था। इन बंगाल सपोर्ट फॉर पार्टीशन वॉज डिवाइडेड। कुछ लोग हैं जैसे कि एच.एस. सुहरावर्दी एंड शरद बोस इवन प्रपोज्ड अ यूनाइटेड सोवरेन बंगाल। ये कहते हैं कि बंगाल को वापस एक कर दो यार, कुछ नहीं पड़ा पार्टीशन में। हाउएवर दिस प्लान वाज अंडरमाइंड बाय कम्युनल टेंशंस, लेकिन वो बंगाल कभी एक हो ही नहीं पाया। वो बंगाल आज अलग होकर ऐसा बंगाल बन गया कि बांग्लादेश ही बन चुका है। सिंध एंड नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, अब थोड़ा पाकिस्तान साइड चलें तो ये क्या है कि these regions were peripheral to the main narrative but played crucial roles. सिंधी हिंदूज fled मास टू इंडिया। इसका मतलब है सिंधी जो हिंदू थे वो बहुत ज्यादा थे जो इंडिया में आना चाहते थे, क्योंकि वहां पे उनको तंग किया जा रहा था। वाइल नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस कांग्रेस गवर्नमेंट वाज डिसमिस्ड आफ्टर अ कंट्रोवर्शियल रेफरेंडम। वहां के लोगों ने बोला कांग्रेस पार्टी तो यहाँ से हटा दो, नॉर्थ वेस्ट वगैरह में हम कांग्रेस पार्टी को मानते ही नहीं है, ठीक है। तो इतनी ज्यादा प्रॉब्लम आ गई थी। इंटेलेक्चुअल एंड कल्चरल डायमेंशंस, अब थोड़ा इसको भी समझ लेते हैं क्या है कि कुछ बड़े बड़े लोग हुए, राइटर्स हुए, जैसे सादत हसन मंटो, अमृता प्रीतम, खुशवंत सिंह। इन्होंने ये जो जितनी भी घटनाएं थी इसको लिखा अपनी पोम्स में, अपनी स्टोरीज में, ठीक है। इससे हमें पता चलता है कि कितना ज्यादा कम्युनलिज्म फैला हुआ था। पार्टीशन एज अ थीम ऑफ आइडेंटिटी, हुआ क्या, partition became central to identity formation in both India and Pakistan. For India it underscore secularism, for Pakistan it validated the Islam. अब हुआ क्या, आइडेंटिटी बन गई, पार्टीशन की वजह से इंडिया बन गया सेक्युलर, पाकिस्तान बन गया इस्लामिक स्टेट। जनरेशनल ट्रॉमा था यार ये, जिनके लोग मारे गए, जिनके लोगों की डेथ हुई, वो आगे चल के वो चीजें हैं जब भी याद आती है ना लोग हिल जाते हैं सुन के, वो जनरेशनल ट्रॉमा रह गया, ठीक है। तो इसके साथ ये वीडियो एंड होती है। सारे क्वेश्चंस जो मेन बनते हैं मैंने आपको करवा दिए हैं। आपकी अगर आप फीडबैक लिखना चाहो तो कमेंट बॉक्स ओपन है। वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दो। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अगली वीडियो में।